दोस्तों 786वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है @सुकून एफएम आप यूट्यूब पर सर्च करें। आपको हमारा चैनल जो नया है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है। तो हमारी नई कहानी जल्द ही शुरू होने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कहानी जल्द ही जैसे ही खत्म होगी हमारी नई कहानी शुरू हो जाएगी। और अभी के लिए हमारी नई कहानी का प्रोमो और नई कहानी का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, वो उसी चैनल पर है और सुकून एफएम पर आप जाकर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, उसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कार्य करें। आप लोगों ने जिस इस कहानी को जितना प्यार दिया उस कहानी को भी उतना ही प्यार देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अहान और मयूरी उस होटल में आ गए थे जहां त्रिपाठी फैमिली ने सभी गेस्ट को रुकने के लिए अरेंजमेंट किए थे। मयूरी ने अहान से होटल के अपना कमरा बुक होने की बात पूछी तो उसने जवाब दिया कि उसके लिए अलग से कोई रूम बुक नहीं है। अगर वो उसके साथ नहीं रही तो उसे रूम से बाहर ही रहना पड़ेगा। उसकी इस बात पर मयूरी चुपचाप अपना सिर हिलाने लगी। तभी वहां पर माही भी आ गई और उन दोनों को वहां मौजूद देखकर बोली, अब ये ड्रामेबाज कपल क्या यह बात कर रहे हैं? बाय द वे मुझे खबर मिली है कि मिस्टर सुमित त्रिपाठी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए फॉरेन गए हुए हैं। वो आज ही वापस आ गए हैं और मुझे अभी पता चला है कि यहाँ का मैनेजमेंट देखने के लिए वो खुद यहाँ आएंगे। माही ने पहले ही रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया हुआ था और वो उन्हें उस टेबल तक लेकर गई और बोली, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को खाने में क्या पसंद है, पर मैंने इस शहर की कुछ स्पेशल डिशेस ऑर्डर की है। तुम दोनों एक बार ट्राई करो, अगर पसंद नहीं आए तो हम कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं। मयूरी ने घबराहट के मारे पूरे रास्ते कुछ भी नहीं खाया था और इस वजह से उसे बहुत तेज भूख लगी थी और तुरंत माही चंदेल की ऑर्डर की स्पेशल डिश टेस्ट करने लगी। वो डिश सच में बहुत टेस्टी थी। मयूरी ने जैसे उस डिश को टेस्ट किया तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो पहले भी ये डिश खा चुकी है। इस बात से मयूरी हैरान थी कि उसने एक बार फिर उस डिश को टेस्ट किया और धीरे से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी खा चुकी हूँ। जैसे ही मयूरी अहान को उस डिश के जाने पहचाने टेस्ट के बारे में बताने वाली थी, उसे अपने दिमाग में कुछ ब्लर हो चुकी मेमोरीज याद आने लगी। तब उसने अहान से कहा, शायद मुझे इस डिश के बारे में कुछ याद आ रहा है। मयूरी के दिमाग में ब्लर मेमोरीज आ रही थी। उन्हें याद करके उसे ऐसा लग रहा था जैसे वही कोई स्पेशल डिश उसे खिलाते हुए कह रहा हो, मयूरी ये डिश खा कर देखो, ये सच में बहुत टेस्टी है। पर वो अपनी मेमोरी में उस इंसान का फेस याद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी यादें धुंधली हो चुकी थी। पर उसके दिमाग में कंटिन्यू यही सब बातें गूंज रही थी। उसके अपने मन में कहा, आखिर वो इंसान कौन था जो मुझे डिश टेस्ट करने को कह रहा था? कहीं वो मेरी मॉम तो नहीं थी? उसे ऐसे परेशान देखकर अहान ने कहा, अगर याद नहीं आ रहा तो दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा रिलैक्स करो और आराम से खाना खाओ। फिर अहान ने उसका फेवरेट पनीर टिक्का उठाकर उसके प्लेट में रख दिया। जब उसने देखा कि मयूरी अब रिलैक्स होकर खाना खा रही है तो माही से बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने लगा। मयूरी चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी, पर उसके दिमाग में अभी भी दो लोगों की धुंधली यादें घूम रही थी, जिसमें एक औरत के साथ एक आदमी था। वो दोनों किचन में खड़े थे जिसमें वो औरत कुछ पका रही थी। वो आदमी बहुत प्यार से दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। फिर वो आदमी धीरे से उस औरत के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, इतना काफी है, परी इतना सारा खाना नहीं खा पाएगी। परी मेरी अपने मन में सोचने लगी, क्या ये लोग मेरा नाम ले रहे थे? पर वो दोनों तो कौन हैं? और बार बार मेरी यादों में मुझे उनकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है और मैं उनका चेहरा ठीक से क्यों नहीं देख पा रही? मेरी ऐसा सोच रही थी तभी अचानक किसी का फोन बजने लगा। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे लगा कि माही का फोन बज रहा था। फोन के रिंग करने पर माही ने कॉल रिसीव किया। कुछ देर बाद बात करने के बाद उसने फोन रखते हुए कहा, सुमित त्रिपाठी की फ्लाइट लैंड कर चुकी है, हमें जल्दी चलना होगा। उसने ये बात कहते ही मयूरी जल्दी बीच में खाना छोड़कर उठने लगी, पर अहान ने उसे रोक लिया और कहा, इतनी भी कोई जल्दी नहीं, हम उन लोगों से मिल लेंगे, पर पहले तुम अपना खाना खत्म करो। इतना कहकर उसने मयूरी की प्लेट में और खाना परोस दिया, पर मयूरी अभी भी वही सोचती रही। मयूरी को समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी उसे धुंधली सी यादें दिखाई दे रही थी। क्या उसमें से वो लोग थे जो उनसे मिल चुकी थी, या फिर ये सब उसका वहम था? खाना खाने के बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगे तब माही के पास फिर एक कॉल आया, जिससे उसे पता लगा कि सुमित त्रिपाठी एयरपोर्ट से सीधा अपने बंगले के लिए निकल गई। उनके बंगले पर पहुंचना इतना इजी नहीं था, इसलिए वो लोग अब उनसे सिर्फ बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ही मिल सकते थे। फिर जैसे ही वो लोग होटल की लॉबी तक पहुंचे, मयूरी एक जगह रुककर कुछ देखने लगी। उसे अचानक इस तरह रुकते हुए अहान ने उससे कहा,
क्या हुआ मयूरी? फिर मयूरी ने होटल के मेन गेट पर खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो इंसान तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे। पर इससे पहले कि वहान को कुछ बता पाती, माही ने हैरान होते हुए कहा, ये क्या? ये तो अपने बंगले पर जाने वाले थे, यहाँ कैसे आ गई? तुम दोनों जानते हो वो वहां कौन है? वहां जो आदमी खड़ा है वो त्रिपाठी फैमिली का हेड है और इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान सुमित त्रिपाठी ही है। सुमित त्रिपाठी का नाम सुनते ही मयूरी ने तुरंत उस और फिर से देखा। उसने पहले सोचा भी नहीं कि वो जिस आदमी के बारे में आहन को बताने वाली थी वह ऐसे अचानक उसके सामने खड़ा दिखाई देगा। वो हैरान से वहीं पर खड़ी रह गई। जब तक वो लोग सुमित त्रिपाठी से मिलने आते तब तक वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया। वो वहीं पर अड़े होते उसे जाते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। तभी माही ने गुस्से में कहा, हम आज उनके इतने पास आकर भी उनसे नहीं मिल पाए। हम उन्हें यहाँ आने के बारे में पहले ही पता चल चला है और जब हम रेस्टोरेंट में थोड़ा जल्दी बाहर आ जाते, पता नहीं मेरे आदमी आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये खबर क्यों नहीं दी कि सुमित त्रिपाठी यहाँ होटल में आने वाले हैं, निकम्मे किसी काम के नहीं। उसकी बात सुनकर आहान ने कुछ नहीं कहा और मयूरी के करीब जाकर बोला, तुम अभी कुछ देर पहले मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही थी मयूरी? मयूरी को समझ नहीं आया कि वो आहान को कैसे अपनी यादों के बारे में बताए, क्योंकि वो खुद ठीक से उन लोगों को नहीं पहचान पा रही थी। वो अपने मन में लगी, कहीं सुमित त्रिपाठी तो मेरे डैड तो नहीं? फिर उसने अचानक से माही की तरफ देखते हुए कहा, क्या सुमित त्रिपाठी की वाइफ और बच्चे हैं? माही ने तुरंत बोला, बिल्कुल, उनके वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। मैंने बहुत पहले उन्हें एक बार दूर से देखा था, वो सच में बहुत खूबसूरत है। उन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा उतरकर जमीन पर आ गई हो। मयूरी ने फिर पूछा, क्या उनकी बेटी भी है? मयूरी मन ही मन इस वक्त बहुत कंफ्यूज थी। उसकी बात सुनकर माही ने हैरानी में कहा, तुम्हें कैसे पता कि उनकी एक बेटी भी है? लगता है यहाँ आने से पहले तुम लोग त्रिपाठी फैमिली का अपना होमवर्क अच्छे से करके आए हो। तुम्हें तो उनके उन फैमिली मेंबर्स के बारे में भी पता है जिन्हें उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा है। माही ये बात जानती थी। मयूरी ने अभी अभी उनसे दो दो सवाल किए थे, उनका जिक्र उन फाइल्स में नहीं था जिसे वो इतने दिनों से पढ़ रही थी। त्रिपाठी फैमिली की एग्जैक्ट फैमिली इंफॉर्मेशन निकालना सच में मुश्किल बात थी। माही ने कुछ देर बाद कहा, वैसे सुनने में आया है बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन कहा जाता है कि सुमित त्रिपाठी की बस एक बेटी है और कोई बेटा नहीं, और वो बेटी आज तक दुनिया के सामने नहीं आई, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि ये बात सच है या झूठ। फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वापस जाकर अपने डैड के साथ अपनी कंपनी की तरफ से बिजनेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। अब मैं चलती हूँ, और अगर मुझे त्रिपाठी फैमिली के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म करूंगी। मयूरी ने कहा, ओके, ठीक से जाना और अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले वहां पर जाने लगी। उसके दिमाग में अभी भी ये सब बातें चल रही थी। वो यही सब सोचते सोचते जब लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक पहुंची तब उसे ध्यान आया कि उसके पास तो रूम कार्ड भी नहीं है। उसने खुद ही बड़बड़ाते हुए कहा, रूम कार्ड तो अहान के पास है, पर मैं उन्हें लॉबी में ही छोड़कर यहाँ आ गई। अहान वहीं दूर खड़ा नाराज नजरों से मयूरी को घूर रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो, फाइनली तुम्हें मेरा ध्यान आ ही गया। अब मैं तुमसे नाराज हूँ, इसलिए जल्दी से आकर मुझे मना लो, वरना। मयूरी जल्दी से उसके पास आ गई। फिर वो दोनों साथ में लिफ्ट में गए। अहान ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मयूरी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा माही की फिक्र करती हो। तुम्हें उसकी सही सलामत पहुंचने की ज्यादा टेंशन है, पर तुम अपने ही फियांसे को होटल की लॉबी में यूं अकेला छोड़कर जाने वाली थी। मयूरी बोली, वो मैं अभी अभी कुछ सोचने लगी थी, इसलिए ध्यान नहीं गया। अहा ने गुस्से में कहा, वाह ग्रेट, तो अब तुम्हारे पास मेरे अलावा सोचने के लिए भी कोई है। जैसे वो लोग लिफ्ट में अपने फ्लोर पर पहुंचे, मेरी जल्दी जल्दी अहान के पीछे आने लगी। उसे डर था कि अहान कहीं गुस्से में आकर उसे रूम से बाहर ना छोड़ दे। अहान ने दरवाजे पर रूम कार्ड लगाया, अंदर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया, और जैसे ही मयूरी अंदर आने लगी वो दरवाजा बंद करने लगा। पर दरवाजा बंद हो पाता उससे पहले ही मयूरी अहान के हाथ से नीचे से निकलकर रूम में अंदर आ गई और चुपचाप काउच पर जाकर बैठ गई। इस वक्त उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंख उठाकर अहान की तरफ देख सके। अहान भी शोर लेने चला गया। मेरी जानती थी कि अहान इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर वो जानबूझकर अहान को वहां लॉबी में अकेले छोड़कर नहीं आई थी। वो तो सुमित त्रिपाठी की एक झलक देखकर बहुत परेशान हो गई थी और उसे अपनी यादों वाले इंसान से मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने मन में कहा, पर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अहान तो कोई छोटे बच्चे भी नहीं जो अगर मैं उन्हें वहां छोड़ आती तो कहीं खो जाती। ठीक है, अब मुझ जैसी प्रिंसेस भी तो ऐसे किसी को नहीं मनाएगी। फिर उसने सोचा, जब तक अहान नहाकर नहीं आते तब तक मैं होटल ही देख लेती हूँ। उसने रूम कार्ड उठाया, बाहर चली गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मेरे कुछ लोगों को रास्ता देने के डस्टर में डस्टबिन में टकरा गई। लिफ्ट के अंदर से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आए। उन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो लोग किसी आदमी के पीछे पीछे जा रहे थे। जब उन लोगों ने वहां मयूरी को देखा तो उसकी तरफ आते हुए बोले,
कौन है ये लड़की, पकड़ लो इसे। मयूरी ने तुरंत कहा, वेट, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर गुजर रही थी, मुझसे ठोकर लग गई और ये डस्टबिन नीचे गिर गया। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता नहीं रोका। इससे पहले कि वो इन्हें बता पाते कि वो यहाँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने आई है, उनके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, सब लोग हट जाओ। यह आवाज सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स एक तरफ हट गए। मयूरी ने अपने सामने एक बहुत हैंडसम लड़के को खड़ा हुआ पाया। वो आहान के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही हैंडसम था, पर उसने एक बहुत बढ़िया ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। उसकी एज भी कम ही थी, पर उसके प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर उसके बारे में जानना चाहती थी। कुछ सेकंड तक वो लड़का और मयूरी एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो लड़का धीरे से बोला, मेरे बॉडीगार्ड कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, आप डर तो नहीं गई? इतना कहकर उसने मयूरी की तरफ हल्की सी स्माइल की और वहां से जाने लगा। तभी मयूरी अचानक से बोली, मेरा नाम मयूरी है, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। क्या आप यहाँ बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं? अगर आपके पास टाइम हो तो मैं सॉरी कहने के लिए आपको ऑफ कॉफी पर लेकर जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वो चलते चलते रुक गया और बिल्कुल शांत होकर बोला, सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर वहां से जाने लगा, पर जब उसने मयूरी को निराश होते हुए देखा तो उसने कहा, संकेत त्रिपाठी। मयूरी ने हैरान होकर कहा, क्या? मेरा नाम संकेत त्रिपाठी है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मयूरी काफी देर तक वहीं पर खड़ी रही और उसके बारे में सोचती रही। क्या ये सोच रही थी कि क्या त्रिपाठी सरनेम इस शहर का इतना कॉमन है, या फिर ये संकेत त्रिपाठी त्रिपाठी फैमिली से ही? तभी उसे अचानक याद आया कि अहान भी अब तक नहाकर बाहर आ चुके होंगे और उसे रूम में ना पाकर वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। वो तुरंत जल्दी से रूम की तरफ भागी। इस वक्त अहान अपने गीले बालों को टॉवल से सुखा रहा था। उसके मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी और वो अब और ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे अहान ने मयूरी को बाहर से आता हुआ देखा तो अपनी आंखों की बोहें चढ़ाकर कड़क आवाज में कहा, मयूरी, तुम कहाँ गई थी? अब क्या कहेगी मयूरी अहान को? कैसे रिएक्ट करेगा अहान जब उसे पता लगेगा कि अभी अभी बाहर एक हैंडसम लड़के से मिलकर आ रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 787वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मयूरी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस ऐसे ही बाहर टहल रही थी। फिर जब उसने देखा कि अहान उसकी ही तरफ आ रहा है तो फिर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोली, अहान, हम लोग कल क्या करने वाले हैं? अगर सुमित त्रिपाठी कल नहीं आ रहे तो हम उनसे मिलने के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन का वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या हम कल उस क्लेडोस्कोप वाले पासवर्ड का पता लगाने के लिए सुजन के पुश्तैनी घर पर चलें? हम जब इस शहर में आ ही गए हैं तो अपना टाइम वेस्ट करने का क्या ही फायदा। अगर आपको लास्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर टेंशन हो रही है तो हम अपने साथ वहां 2 बॉडीगार्ड्स एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं। नहीं तो हम माही को भी वहां साथ लेकर जा सकते हैं। उसके फैमिली का इस शहर में काफी दबदबा है और इसके होते हुए हमें कोई परेशान करने की कोशिश भी नहीं करेगा। अहान ने गुस्से में कहा, मयूरी। उसकी भारी आवाज सुनकर मयूरी ने डरते हुए कहा, क्या हुआ? अहान ने उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि जब तुम मुझसे छिपकर कहीं कुछ भी करती हो, मुझसे झूठ बोलती हो, तो तुम उस बात को छिपाने के लिए बहुत ज्यादा बड़बड़ाने लगती हो। अब तुम साफ साफ बताओ, तुम अभी अभी कहाँ गई थी और किससे मिली थी? वो उसे नहीं बताना चाहती थी कि वो बाहर एक हैंडसम लड़के से मिलकर आ रही थी, पर उसका गुस्सा देखकर वो उसे बताने लगी, वो तो मैं ऐसे ही होटल में देखने के लिए बाहर निकली थी, तभी एक हैंडसम लड़के ने टकरा गई। मैं सच कह रहा हूँ, कान्हा जी की सौगंध, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उस लड़के ने पहले मुझसे बात करनी शुरू की। उसने उसे संकेत त्रिपाठी के बारे में बताया। फिर उसने आगे कहा, क्या आपको भी लगता है कि संकेत त्रिपाठी त्रिपाठी फैमिली का पोता हो सकता है? उसकी बात सुनकर अहान ने धीरे से कहा, हाँ, हो सकता है। वो लोग जिस होटल में रुके थे त्रिपाठी फैमिली ने ही बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए लोगों के लिए बुक किया था, और वैसे यह 5 स्टार होटल त्रिपाठी फैमिली का ही था। वहां आने जाने वाले हर एक इंसान पर कड़ी नजर रखना भी जरूरी था और होटल के हर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे थे। किसी भी इंसान को वहां ऐसे ही आना मुश्किल था, इसलिए अहान और मयूरी को लग रहा था कि संकेत त्रिपाठी त्रिपाठी फैमिली का ही कोई मेंबर होगा। मयूरी खुद से ही बोलती जा रही थी, सच कहूं तो संकेत त्रिपाठी देखने में बहुत हैंडसम है और उसे ध्यान से देखने पर मुझे उसकी फेस किसी की याद दिलाता है, पर याद नहीं आ रहा किसकी। आई थिंक मुझे उनसे कुछ देर और बात करनी चाहिए थी, तब शायद मुझे उनके बारे में कुछ और पता चल जाता। वहीं अहान इस बात से नाराज था कि मयूरी फिर से उसे भूल गई थी और सिर्फ संकेत के बारे में बोलते जा रही थी। उसकी नाराजगी से अनजान मयूरी फिर बोली, मुझे अभी याद आया, संकेत त्रिपाठी जिस तरह से कम बोलता है और वो मुझे सुजल की याद दिला रहा है। सुजल भी हमेशा से ही कम बोलती थी। चलिए ना अहान, हम बाहर जाकर देखते हैं, क्या पता संकेत त्रिपाठी अभी भी होटल में ही हो। अहान ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा,
मयूरी, तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, इस वक्त अगर तुम मेरे सामने कहीं के राजा या महाराजा को भी लेकर आ गई ना, तब भी मैं तुम्हें खुद से बचाकर भागने का मौका नहीं दूंगा। अहान यह बात जानता था कि मयूरी सिर्फ उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी। सोजल का सरनेम भट्ट था, जबकि मयूरी जिस लड़की की बात कर रही थी उसका सरनेम त्रिपाठी था। और इन सब में उन दोनों की एक ही बात मिल रही थी, वो दोनों कम बोलते थे। बस बस अहान भी मयूरी की शरारत समझ चुका था, और अहान ने उसे तुरंत गोद में उठाया और उसे बेड पर ले जाकर बैठा दिया। फिर उसने मयूरी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मयूरी, आज तो परी भी यहाँ नहीं, इसलिए हम दोनों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। कुछ देर रुककर उसने कुछ सोचते हुए उससे कहा, वैसे हमें पहले यह पता लगाना चाहिए कि सुजल के गायब होने के पीछे त्रिपाठी फैमिली का कोई लेना देना है भी या नहीं। अगर हम अभी सुजल के पुश्तैनी घर जाएंगे तो हमारी जल्दबाजी हमारे दुश्मन को चौकन्ना भी कर सकती है। पर तभी मयूरी उसकी बात मान गई और हाँ में अपना सिर हिलाने लगी। फिर माही ने भी उसे एडवाइस दी थी। मयूरी अभी इसके बारे में सोच रही थी कि तभी अहान उसके करीब जाकर बैठ गया और धीरे से उसके कान में बोला, इसका मतलब अगले 48 घंटे तक तुम और पूरी तरह से मेरा सिर्फ राज है। फिर वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करने लगे। फाइनली बिजनेस कॉन्फ्रेंस वाला दिन भी आ गया। अहान उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट था, इसलिए अहान और मयूरी ने मस्ती मजाक करने के अलावा अपना ऑफिस का काम भी किया, जैसे स्नाया ज्वेलर्स की तरफ से आने वाले टीम का अलग अलग काम देना, और वहाँ प्रेजेंट आने वाले टीम का अलग काम देना, और वहाँ प्रेजेंट किया जाने वाला प्रेजेंटेशन तैयार करना। इसके साथ साथ मयूरी को जब भी टाइम मिल रहा था वो त्रिपाठी फैमिली के बारे में कुछ न कुछ पढ़ते जा रही थी। जैसे ही बिजनेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन माहिरी और मयूरी से मिली, उसने सबसे पहले उससे संकेत त्रिपाठी के बारे में पूछा। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, तुम अचानक उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? वैसे त्रिपाठी फैमिली में उसकी जगह हमेशा के लिए बहुत स्पेशल रही। मैंने तो ये भी सुना है कि वो बचपन से ही फैमिली के हेड के आसपास ही रहा है। कहते कहते माही चुप हो गई, इधर उधर देखने लगी कि कहीं उन्हें कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वो धीमी आवाज में बोली, वैसे सच तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने सुना है कि त्रिपाठी फैमिली में संकेत त्रिपाठी की एक स्पेशल जगह है। पर उसमें स्पेशल क्या है, इस बारे में सब अलग अलग बातें बोलते हैं। पर मैंने बात ये जरूरी नहीं सुनी। और उसकी फैमिली में सुमित त्रिपाठी भी अपने फैमिली हेड से अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते, पर संकेत त्रिपाठी के लिए उनसे मिलना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब ये बात कहाँ तक सच है, मैं आगे कुछ नहीं कह सकती। एक तो मयूरी पहले इस बात से हैरान थी कि वो संकेत त्रिपाठी से मिली थी, पर उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वह से कैसे इतनी इजीली उस इंसान से मिल गई जिसका त्रिपाठी फैमिली से स्पेशल स्टेटस था। और तभी माही ने उसे अपने करीब खींचा और बोली, वैसे तुमने मुझसे उसके बारे में क्यों पूछा? संकेत त्रिपाठी बिल्कुल उस फैमिली के हेड की तरह हैं, और इतना ही नहीं, अगर वो बाहर आते भी हैं ना तो कम बोलते हैं, इसलिए काफी लोगों को तो ये तक लगता है कि वो बोल नहीं सकते। उनकी बात सुनकर मयूरी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, वो गूंगे नहीं, वो बोल सकते हैं, मैंने खुद उन्हें बोलते हुए सुना। फिर उसने माही को बताया कि वो कैसे उस दिन संकेत त्रिपाठी से टकरा गई थी। मयूरी को बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा माही ने उसके बारे में बताया था, और यहाँ तक कि संकेत ने तो खुद आगे बढ़कर उससे बात की। उसकी बात सुनकर माही ने हैरान होते हुए कहा, यह सच में बहुत अजीब बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया? अगर ऐसा है तो ऐसा मुझ पर जैसी सुंदर लड़की को आज तक क्यों नहीं देखा उसने? कुछ देर माही से बात करने के बाद मयूरी फिर से अहान के पास आ गई और उसके पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने लगी। उधर हॉल में बहुत सारी सीट्स लगी हुई थी, वहां हजारों आदमी एक साथ बैठ सकते थे, पर अहान और मयूरी की सीट एक साथ नहीं थी। अहान राजदा स्नाया ज्वेलर्स का सीईओ था, वो वहां का स्पेशल गेस्ट भी था, इसलिए उसकी सीट सबसे आगे की लाइन में थी, जबकि मयूरी और स्नाया ज्वेलर्स की बाकी टीम की सीट पीछे लाइन्स में थी। यहाँ बीच में सीट्स थी, पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। ये देखकर मयूरी ने अहान से धीरे से कहा, अहान, आपकी और मेरे बीच की दूरी तो मुझे अब मूवी के हीर रांझा जैसे लग रही है। काश मेरी सीट भी आपके पास होती। इस पर अहान ने कहा, अगर तुम सबको बता देती कि तुम मेरी फियांसी हो तो ऑर्गेनाइजर्स तुम्हारी सीट जरूर मेरे पास ही रखते। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम अभी मेरी गोद में बैठ सकती हो, आई डोंट माइंड। यह सुनकर मयूरी शर्मा गई। तुरंत अहान ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे ये एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस ही तो है, उसके बाद तो तुम हमेशा मेरे करीब ही रहना है। सो माई लिविंग हियर, प्लीज टेक योर सीट। उसकी बात सुनकर मयूरी अपने गाल फुलाकर अपनी जगह पर बैठ गई। कॉन्फ्रेंस में आते हुए लोगों को देखने लगी। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली थी, पर उसे त्रिपाठी फैमिली का वहां एक भी मेंबर दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं अहान या बात करने के लिए बहुत सारे लोग उसे घेर कर खड़े थे। वहां ज्यादातर बड़ी एज के लोग थे और बहुत कम फीमेल्स थी। फीमेल्स भी तो बहुत एज थी।
यहाँ पर सिर्फ माही चंदेल जी सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसने बिजनेस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया था। मयूरी आराम से अपनी सीट पर बैठकर कॉन्फ्रेंस में होने वाले प्रोग्राम के बारे में पढ़ने लगी। सबसे पहले यहाँ ऑर्गेनाइजर की स्पीच होनी थी, पर इसमें यह नहीं बताया गया कि त्रिपाठी फैमिली से स्पीच देने के लिए कौन आने वाला था। उसे पहले लगा कि स्पीच के लिए सुमित त्रिपाठी आएंगे, पर माही की बात सुनने के बाद उसे लग रहा था कि स्पीच के लिए संकेत त्रिपाठी भी आ सकते हैं, और उसे समझ नहीं आ रहा कि त्रिपाठी फैमिली के हेड के सबसे करीब संकेत है तो फिर त्रिपाठी फैमिली का होने वाला हेड सुमित त्रिपाठी कैसे हो सकता है। वो यह सब सोच रही थी कि तभी स्टेज पर अनाउंस किया गया कि सुमित त्रिपाठी स्पीच देने के लिए आ रहे हैं। तभी उसने देखा सुमित त्रिपाठी एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उनकी हाइट अच्छी थी और उनके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे। उनके स्टेज पर आते ही सभी की नजरें उन पर जाकर रुक गई, पर मेरी उस इंसान को देखकर हैरान हो गई। जहां वो इतने दिनों से सुमित त्रिपाठी का चेहरा देखने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, वहीं अब जैसे उसने उसका चेहरा देखा, उसके दिमाग में फिर से वही पुरानी धुंधली यादें याद आने लगी। वो उसका दिन उस चेहरा को दूर खड़े होने की वजह से ठीक से नहीं देख पाई थी। हालांकि वो अभी भी उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसकी सीट बहुत पीछे थी, पर उन्हें देखकर मयूरी को फिर से अपनी धुंधली यादें याद आने लगी थी। वो उसे खुद यह बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कुछ दिनों से उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था। सभी तालियों की आवाज से मयूरी होशों में आई, और एक तरफ उसके दिमाग में वो पुरानी यादें और तस्वीरें घूम रही थी, और दूसरी तरफ से इतनी ज्यादा तालियों की आवाज उसे परेशान कर रही थी। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे इस तरह से परेशान देखकर साथ में बैठी हुई उसकी सेक्रेटरी वैशाली ने कहा, मेरी, क्या आप ठीक हैं? स्नेहा ज्वेलर्स की बाकी टीम के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी वैशाली भी यहाँ आई थी, पर इससे पहले कि मेरी उससे कुछ कहती, तब स्टेज से सुमित त्रिपाठी की आवाज आई, आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तभी मयूरी ने सिर पर बहुत तेज दर्द करने लगा। उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो अपनी चेयर को कसकर पकड़े बैठी थी। जब सुमित त्रिपाठी की स्पीच खत्म हुई तब जाकर मयूरी थोड़ा रिलैक्स हुई। उसे इस हालात में देखकर वैशाली को भी टेंशन हो रही थी। कुछ देर बाद मयूरी ने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपना सिर सामने की टेबल पर रखा लिया, और उसे सच में बहुत थकान महसूस हो रही थी। ना जाने कितनी ही अनजान तस्वीरें और यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा था। कुछ ही देर में ना जाने उसे कब नींद आ गई। नींद में भी उसे आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कोई उसे कुछ बोल रहा हो। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। मयूरी, तुम ऐसे कॉन्फ्रेंस के बीच में कैसे सो सकती हो? कहते हुए किसी ने उसके गाल को जोर से खींचा। मयूरी तुरंत जाग गई। उसने अपने आसपास देखा तो कॉन्फ्रेंस हॉल पूरी खाली था। यहाँ तक कि स्नेहा ज्वेलर्स की टीम जो उसके साथ थी वो भी वापस होटल जा चुकी थी। इस वक्त उसके सामने बस अहान राजेदा खड़ा था, और होश में आते ही मयूरी ने कहा, सुमित त्रिपाठी कहाँ है? क्या कॉन्फ्रेंस में सोने की वजह से अहान मयूरी से गुस्सा हो जाएगा? क्या मयूरी अब सुमित त्रिपाठी से मिल पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 788वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ है जो @सुकून एफएम, आप यूट्यूब पर सर्च करें, आपको सुकून एफएम हमारा चैनल मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी नई कहानी भी इसी जोश और इसी उत्साह और इतने ही प्यार के साथ सुनेंगे। तो आप सभी अभी के अभी जाकर हमारे नए चैनल सुकून एफएम को सब्सक्राइब कर लें, और वहां पर हमारे कुछ प्रोमोज और वीडियोज हैं, उन्हें देखकर बताएं कि वो आपको कैसी लगी, और ये भी बताएं कि कहानी हमें कब तक शुरू कर देनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, विशाली बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? मयूरी खुद नहीं जानती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके दिमाग में बस वही यादें और तस्वीरें घूमती जा रही थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, मेरी सीट बहुत पीछे थी, वहां से मुझे सुमित त्रिपाठी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है। अहान ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमने उन्हें पहले देखा है? मयूर ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा। हाँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उन्हें कहाँ देखा। पता नहीं क्यों, पर उन्हें देखकर मुझे वो जाने पहचाने से लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे इस बात पर कैसे समझाए। उसे सुमित त्रिपाठी के बारे में ऐसा लगता जैसे वो उसकी अतीत की यादों में कहीं था, और वो उसके बहुत बारे में भूल चुकी थी। जब वो उसे देखती तो उसे कुछ जुड़ी कुछ यादें उसके दिमाग में आ जाती थी,
पर मयूरी अब खुद भी नहीं समझ पा रही कि सब सच था या उसका भ्रम था। आहान ने उसे स्माइल करते हुए कहा, वैसे तुम अभी भी सुमित त्रिपाठी से मिल सकती हो। आज रात को एक पार्टी है और त्रिपाठी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से शायद सुमित त्रिपाठी उस पार्टी में आएंगे। इतना कहकर वो मयूरी का हाथ पकड़कर आराम से उसे रूम में ले गया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए नीचे आ गए। तभी उन्हें वहां पर माही मिल गई। मयूरी को देखकर वो बोली, कैसा रहा बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आज सब कुछ? आज तो तुमने सुमित त्रिपाठी को भी देख लिया, तो बताओ अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पर मयूरी उसने कुछ नहीं कही सकी। उसे तुरंत चुप देखकर माही फिर बोली, वैसे मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा चांस है। तुम इस बात की परवाह मत करो कि तुमने पहले सुमित त्रिपाठी से साथ क्या किया है। बस जैसे ही तुम उनसे मिलने के लिए मौका मिले, खुद आगे बढ़कर उनसे सॉरी कह देना। वही इस वक्त त्रिपाठी फैमिली में सब कुछ है, और अगर उन्हें तुम पर दया आ सकती है तो तुम्हारी जान भी बख्श देंगे। उसकी बात सुनकर मेरी हैरान होकर बोली, तुम्हारा मतलब जो इंसान मेरी जान लेना चाहता है वो सुमित त्रिपाठी है? उसकी बात सुनकर माही ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर त्रिपाठी फैमिली में अपने मॉम डैड के अलावा सुमित त्रिपाठी का स्टेटस ही सबसे ऊंचा है। भले ही वो तुम्हारी जान न लेना चाहते हो, पर अगर उनकी फैमिली में से कोई ऐसा करना चाहता हो तो उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। पर मयूरी जो कोई धुंधली याद आ रही थी वो तो माही की सोच से बिल्कुल अलग थी। पर माही भी यहाँ पर उसे इस बारे में बात करने नहीं आई थी। उसने मयूरी से कहा, आज रात को पार्टी है, क्या तुम अपना गाउन लाई हो? अगर नहीं लाई तो हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चल सकते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने तुरंत आहान की तरफ देखा, जैसे इस बात के लिए अपनी राय जानना चाहती हो। आहान तुरंत समझ गया और बोला, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, ओके। उन दोनों को इस तरह देखकर माही ने एक गहरी सांस ली। तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में बस मैं ही सिंगल रह गई हूँ। काश मेरा कोई साथ देने वाला भी होता, वरना इतने पैसों और खूबसूरती का क्या फायदा। एनीवे मैं तो डाइट पर हूँ, इसलिए तुम लोग आराम से खाना एंजॉय करो। मैं वापस घर जा रही हूँ, हम बाद में फोन पर आराम से बात करेंगे। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए सीट पर बैठ गई। मयूर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की वो उसके साथ शॉपिंग पर बोर हो जाएगा, फिर भी अहान उसके साथ गाउन खरीदने जाना चाहता था। उसकी इस बात से मयूरी भी मन ही मन बहुत खुश थी कि यही सोच रही थी कि उसने जरूर पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उसे अहान जैसा पार्टनर मिला। वो दोनों इस शहर में नए थे, इसलिए मयूरी ने माही को भी अपने साथ चलने को लिए बुला लिया था। जल्द ही वो दोनों मॉल में पहुंच गए। मयूरी के साथ जहां अहान और रिया भी आई थी, तो वहां पर दूसरी तरफ से माही बिल्कुल अकेली आई थी। तभी माही ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये शॉपिंग मॉल त्रिपाठी फैमिली का ही। यहाँ काफी सारे ऐसे बुटीक हैं जो स्पेशल गाउन ही रखते हैं। मयूरी ने कभी नहीं सोचा कि माही उन्हें त्रिपाठी फैमिली के मॉल में आने को कह देगी। त्रिपाठी फैमिली के इस शहर में बहुत से बिजनेस थे। मयूरी और माही पहले तो यहाँ सिर्फ पार्टी के लिए गाउन लेने आई थी, पर जब मॉल में उन्होंने सॉफ्ट टॉय देखे तो खुद को नहीं रोक पाई और बच्चों की तरह खुश होकर उनकी तरफ चली गई। आन और रिया भी उनके पीछे आ रहे थे। कुछ ही देर में मयूरी और माही को सॉफ्ट टॉयज लेकर आते हुए दिखाई दी। माही तो सीधा कैश काउंटर पर पेमेंट करने चली गई, पर मयूरी आहान के पास आकर स्माइल करते हुए बोली, जानू क्या ये आप मेरे लिए टेडी बियर खरीद देंगे? मयूरी के मुंह से इतने रोमांटिक वर्ड सुनकर आहान मन ही मन खुश हो गया था। तभी उसने अपना दूसरा हाथ आहान को दिखाते हुए कहा, ये देखिए आहान, कितने क्यूट पेंडेंट हैं, ये मैंने परी के लिए लिए। उसकी बात सुनकर आहान ने स्माइल करते हुए अपना कार्ड निकाला और मयूरी को पेमेंट करने के लिए दे दिया। गाउन खरीदने से पहले ही मयूरी माही के हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स इकट्ठा हो चुके थे। ये देख माही ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पहले लगता था कि सिर्फ मुझे ही शॉपिंग करना पसंद है, पर अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। मेरी आहान के लिए कुछ खरीदने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इससे पहले उसने उसके लिए कुछ भी इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि आहान की सभी ड्रेसेस स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई जाती थी। मयूरी ने कैश काउंटर पर पेमेंट करते हुए कहा, एक ये वाला और ये दोनों भी, प्लीज आप इन सब को पैक कर दीजिए। तभी उसे ध्यान आया कि उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, आहान आपको ये पसंद तो है ना? आहान ने प्यार से उसके गाल खींचे और कहा, हाँ तुम मेरे लिए जो भी खरीदोगी और मुझे वो सब पसंद आएगा। ये सब देखकर आहान सच में बहुत खुश हो गया था। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद जब मयूरी और माही थक गई, तब जाकर उन्हें याद आया कि वो लोग यहाँ पार्टी के लिए गाउन खरीदने आए थे, पर वही खरीदना भूल गई। जैसे वो गाउन खरीदने के लिए एक बुटीक में गई, एक सेल्समैन आगे आकर बोला, वेलकम मिस माही। माही उनकी रेगुलर कस्टमर थी और उसने मयूरी से कहा, मैं अक्सर इसी बुटीक में आती हूँ, यहाँ मुझे बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मेरे पसंद के ड्रेस मिल जाती है।
ये लोग एक डिजाइन के सिर्फ एक ही ड्रेस बनाते हैं और इसका मतलब है कि आपके जैसी ड्रेस किसी और के पास हो ही नहीं सकती, है ना इंटरेस्टिंग। माही मयूरी को एक गाउन सिलेक्ट करने के लिए ले गई। आहान आराम से काउच पर बैठा कॉफी पीते हुए उन्हें देख रहा था। जैसे मयूरी एक गाउन लेकर ट्राई करने अंदर जाने लगी तभी अचानक सभी सेल्समैन एक साथ लाइन में खड़े हो गए। मयूरी ये सब देखकर हैरान हो गई। तभी उनके कानों में आवाज आई, मिस्टर संकेत त्रिपाठी। जैसे मयूरी ने अपना सिर घुमाया, उसकी नजर संकेत त्रिपाठी से जा मिली। उसके चेहरे पर अभी भी बिल्कुल वही शांत एक्सप्रेशन थे और जैसे मयूरी ने पहले देखा था। आज भी उसके साथ वही काफी सारे बॉडीगार्ड्स आए थे, पर मयूरी को समझ पाती उससे ही पहले वो अपनी नजर उस पर से हटाकर वहां खड़े हर इंसान को देखने लगा। तभी उसकी नजर काउच पर बैठे अहान रायजादा पर पड़ी। अहान की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे और जैसे अहान ने अपने आसपास हलचल देखी, वो जल्दी से जाकर मयूरी के पास खड़ा हो गया। मयूरी ने धीरे से उससे कहा, ये संकेत त्रिपाठी है, वही जिससे मैं उस दिन टकरा गई थी। अहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ वही है जिसका बहाना बनाकर तुम मुझसे बचकर भागना चाहती थी। मयूरी ने अपने मन में कहा, आप मुझे कभी खुद से बचकर भागने देते ही कहाँ हैं। पता नहीं अब मेरा क्या ही होगा। अब तो मुझे भी लगता है कि परी को अब जल्द ही उसका भाई मिलने वाला है। वहीं अहान इस वक्त ये सोचकर स्माइल कर रहा था कि वो फाइनली मयूरी का ध्यान संकेत त्रिपाठी से हटाने में कामयाब हो गया। तभी संकेत अहान की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ आगे आया और बोला, मिस्टर अहान रायजादा, मैं काफी टाइम से आपसे मिलना चाह रहा था, तो कैसे हैं आप। अहान ने भी उसकी ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फाइन मिस्टर संकेत, आप कैसे हैं। कुछ सेकंड में उसे होने के बाद संकेत ने वहां खड़े स्टाफ के हाथ से एक ड्रेसेस का बॉक्स लिया और वहां से चला गया। वही अहान जानबूझकर मयूरी के सामने आकर खड़ा हो गया ताकि वो संकेत को देख ही ना सके और जब तक मयूरी आगे बढ़कर उसे देखने की कोशिश करती, वो वहां से जा चुका था। मयूरी ने हैरान होकर कहा, क्या वो चला गया। अहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों तुम्हें दुख हो रहा है क्या। भले ही मेरी उसे ठीक से नहीं देख पाई, पर वहां खड़ी सेल्स गर्ल्स उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी, मिस्टर संकेत त्रिपाठी सच में कितने हैंडसम हैं। आज फाइनली मैंने उनकी आवाज भी सुन ली। दूसरी सेल्स गर्ल ने कहा, हाँ उनकी इस तरह की आवाज में भी जादू है। वो सेल्स गर्ल्स की बातें सुनकर मयूरी अहान की तरफ नाराज होकर देखने लगी और धीरे से बोली, हैंडसम लड़कों को देखने का राइट इस दुनिया में हर एक लड़की का है, समझाए छी कि रिपीट करूं। तभी दूसरी तरफ खड़ी होकर सेल्स गर्ल्स की आवाज सुनाई दी जो चुपचाप अहान के फोटोज क्लिक कर रही थी। वो कह रही थी, ओ माय गॉड, कोई लड़का इतना ज्यादा हैंडसम और हॉट कैसे हो सकता है। पर ये तो मिस्टर हैं कौन। दूसरी लड़की ने कहा, तुम इन्हें नहीं जानती, ये अहान रायजादा है, सूरत के टॉप बिजनेस टाइकून। ये सच में हर एंगल से एकदम परफेक्ट लगते हैं। तभी पहले वाली लड़की ने फिर कहा, पर इनके साथ ये जो लड़की है, ये कौन है, क्या ये इनकी गर्लफ्रेंड है। अरे यार, तब तो आई हैव लॉस्ट द चांस। जब वो लड़की अहान को इस बारे में बातें कर रही थी, तब तो मयूरी को गुस्सा आ गया। वो इतना गुस्से में देखकर अहान के करीब जाकर उससे कहा, हैंडसम लड़कों को देखने का राइट सभी लड़कियों का है ना। उसकी बात सुनकर मयूरी खुद को नहीं रोक पाई और उसने अहान की टाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोली, इस लाइन में मुझे थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। हैंडसम लड़के जो सिंगल हो उन्हें देखने का राइट सबको है, पर आप तो ऑलरेडी मेरे हैं, इसलिए आप इस कैटेगरी से पहले आउट हो चुके हैं। समझाए थे कि रिपीट करूं। कहा ने इस तरह मेरी को खुद पर हक जताते हुए देखकर खुश हो गया। उसने तुरंत उसे हल्के से किस कर दिया। ये देखकर लड़कों खड़ी सेल्स गर्ल्स के साथ साथ ही माही भी बहुत ज्यादा जेलियस हो गई थी, पर मयूरी भी इस वक्त ज्यादा खुश थी। फिर उसने अपना सिलेक्ट किया हुआ गाउन उठाया और ट्राई करने के लिए जाने लगी। जाते वक्त उसने माही को भी उसका गाउन ट्राई करने को बुलाया, पर वो मजाक करते हुए बोली, अभी अभी जो यहाँ हुआ उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा जल रही हूँ, और अगर मैं अभी भी तुम्हारे साथ अंदर गई तो कहीं मैं तुम्हारी जान ना ले लूं। इसलिए बेटर यही होगा कि पहले तुम ये गाउन ट्राई कर लो, उसके बाद मैं अपना ट्राई कर लूंगी। इतना कहकर वो स्माइल करने लगी। फिर उन दोनों ने अपना गाउन ट्राई किया और उसके बाद वो सारी शॉपिंग हो जाने के बाद वो वहां से बाहर आ रही थी। बाहर आते वक्त मयूरी कैशियर से संकेत त्रिपाठी के बारे में कुछ पूछने से नहीं रोक पाई और बोली, क्या मिस्टर संकेत त्रिपाठी यहाँ अक्सर आते हैं। कैशियर बोला, ये त्रिपाठी फैमिली का पर्सनल बुटीक है, यहाँ वो लोग स्पेशल ऑर्डर पर अपने ड्रेसेस बनवाते हैं। मिस्टर संकेत त्रिपाठी अगर किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग या पार्टी के लिए जाते हैं तो यहीं से अपना सूट बनवाते हैं। वैसे आज तो वो रूटीन चेक के लिए आए थे और साथ ही उन्हें सीओ त्रिपाठी का सूट भी लेना था। उसकी बात सुनकर मेरी हैरान होकर कही, सीओ त्रिपाठी। तभी माही ने धीरे से उसके पास आकर बताया कि सुमित त्रिपाठी ही सीओ त्रिपाठी है। त्रिपाठी कॉरपोरेशन के ज्यादा मैटर्स को आजकल वही देखते हैं, इसलिए सब उन्हें इसी नाम से बोलते हैं।
मयूरी ने कहा, तो उनका और मिस्टर संकेत का क्या रिश्ता है? तब माही ने बताया, मिस्टर संकेत सुमित त्रिपाठी के भतीजे हैं। सुमित त्रिपाठी के अपना कोई बेटा नहीं, बस एक बेटा है। हालांकि मैंने सुना है कि संकेत त्रिपाठी फैमिली के हेड के करीब करीब है, पर मुझे यह नहीं पता कि वो सुमित त्रिपाठी के इतना करीब है कि उनका बिजनेस सूट लेने के लिए यहाँ आए थे। क्या मयूरी आज शाम की पार्टी में सुमित त्रिपाठी से मिल पाएगी? क्या वो सुजल और अपनी फैमिली के बारे में पता लगा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 789वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काउंटर पर बात होने के बाद बात करते करते वो नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगे। तभी माही को याद आया कि वो अपनी सैंडल तो लेना भूल गई। जब उसने इस बारे में मयूरी से कहा तो मयूरी ने अचानक आहान से कहा, आहान आप कार में वेट करिए, तब तक मैं बची हुई शॉपिंग करके आती हूँ। उसकी बात सुनकर आहान वहां से जाने लगा और रिया भी उसका सारा सामान लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। मयूरी अभी भी पीछे से आहान को जाते देख रही थी। तभी माही उससे बोली, अब उसे घर ना बंद करो मयूरी, और वो यहाँ से जा चुका है। वैसे सच कहूं तो मैंने आज तक तुम दोनों को जैसा कपल कभी नहीं देखा। तुम लोग कुछ ज्यादा ही चिपको टाइप के हो, एक दूसरे के थोड़ी दूर भी दूर नहीं रह सकते। माई अब मयूरी की कंपनी एंजॉय करने लगी थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। शायद माही इतना खुश पहले कभी नहीं रहती थी। उसके आसपास जितनी भी लड़कियां थी वो सब उससे जलती थी, और क्योंकि वो खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी थी। और कुछ लड़कियों को तो वो इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनके बॉयफ्रेंड उनकी खूबसूरती देखकर उन्हें छोड़कर उसके पीछे ना चले जाए। इसलिए बिजनेस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाने के बाद भी उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। जब माही ने आहान के बारे में मजाक किया तो मयूरी भी उसे मजाक करते हुए बोली, तुम्हें क्या पता यह सब कितना इंटरेस्टिंग होता है? इसे प्यार कहते हैं मिस माही, और तुम्हारी इतनी खूबसूरती का क्या ही फायदा कि अगर तुम अभी तक सिंगल ही हो। उसकी बात सुनकर माही नाराज होते हुए बोली, क्यों खूबसूरत लड़कियां सिंगल नहीं रह सकती? आहान को मिलने से पहले तुम भी तो सिंगल ही थी। वो बस वैसे ही मुझे अभी तक मेरा परफेक्ट नहीं मिला है। मयूरी उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोली, वैसे तुम वैसे कह तो सही रही हो। आहान से मिलने से पहले मैं हैंडसम लड़के लड़कों को अपने लिए वेट करवाती थी, पर फिर उनसे फ्लर्ट करके भाग जाती थी। उसकी बात सुनकर माही अपनी आंख चढ़ाते हुए बोली, वैसे आहन अभी ज्यादा दूर नहीं गया। तुमने अभी अभी जो कहा, तुम अगर फिर से कह दो तो मैं तो मान जाऊंगी कि तुम कुछ भी हो। उसकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। फिर वो दोनों सैंडल स्टोर पर चली गई, जहां माही को एक बहुत सैंडल पसंद आई और जिसका बस एक ही पीस था। और वो जैसे उस पीस को लेने लगी, एक दूसरी लड़की ने आकर कहा, ये सैंडल मुझे चाहिए। वहां उसके साथ दो लड़कियां और जो भी बहुत ही घमंडी दिख रही थी। उसकी बात सुनकर सेल्स गर्ल्स ने कहा, मिस सुकृति, ये सैंडल्स पहले ही किसी ने और ले लिए। इतना कहकर वो माही की तरफ देखने लगी। तभी सुकृति ने माही की तरफ एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, ओह, तो ये सैंडल माही चंदेल लेने वाली थी। मयूरी को नहीं पता ये सुकृति सिन्हा कौन है, और इसलिए वो नहीं कुछ बोली, बस माही के सपोर्ट के लिए उसके पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही सेल्स गर्ल ने देखा कि माही और सुकृति एक दूसरे को जानती हैं, तो वो खुश होकर बोली, अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आप दोनों डिसाइड कर लीजिए किसे चाहिए। इस साइज की बस एक ही सैंडल है। सुकृति ने कहा, इसमें देखना क्या है, इतने सुंदर सैंडल तो सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं। हाँ, अगर माही इन्हें मुझसे छीनना न चाहे तो मैं ये रख लेती हूँ। माही ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सेल्स गर्ल से बोली, आप तुरंत मेरे लिए सैंडल पैक कर दीजिए। उसकी बात सुनकर सुकृति गुस्सा हो गई और उससे बोली, क्या क्या तुम सच में मुझसे सैंडल छीनना चाहती हो? माही ने स्माइल करते हुए कहा, मिस सुकृति, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सैंडल मैं आपसे नहीं बल्कि आप मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हैं। आपके फैमिली ने शायद आपको जरा भी मैनर्स नहीं सिखाई। उसकी बात सुनकर सुकृति ने गुस्से में कहा, तुम शायद भूल चुकी हो कि त्रिपाठी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को खुद से अलग कर दिया। अब तुम्हारे पास पहले जैसी कोई पावर नहीं, और तुम्हारा बिजनेस भी अभी सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम अपने क्लाइंट्स को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती हो। बड़ी आई मुझे मैनर्स और लेसन सिखाने वाली, हमारे सिन्हा फैमिली में तुम जैसी बेशर्म लड़कियां नहीं होती। इतना कहकर उसने एक वीडियो प्ले किया जिसमें उसका भाई ही नशे में सबसे कह रहा था, माही चंदेल बिजनेस के लिए लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, पर मेरा उस जैसी गिरी हुई लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो दिखाकर सुकृति उसकी इंसल्ट करने लगी। माही ये सब बर्दाश्त नहीं कर रही थी और उसने सुकृति के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सुकृति नीचे जाकर गिरी। इस बात से गुस्सा होकर माही ने कहा, हाउ डेयर यू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। माही ने भी गुस्से में कहा,
इतने ही नहीं, मुझ में और भी बहुत हिम्मत है। अगर तूने फिर से मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सुकृति ने खुद को संभालते हुए कहा, माही चंदेल, भूलो मत, अब त्रिपाठी फैमिली चंदेल फैमिली पर यकीन नहीं करती, बल्कि सिन्हा फैमिली पर करती है। तुम लोगों को त्रिपाठी फैमिली धोखेबाज समझती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें खुद से अलग कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी ऐसे छीन लोगी? कभी नहीं। जो मैंने पसंद किया है वो मुझे सिर्फ मेरा ही है। इतना कहकर वो माही से सैंडल छीनने लगी। माही भी उससे वो सैंडल छीनने लगी। तभी अचानक माही ने वो सैंडल छोड़ दी, जिससे सुकृति एक बार फिर जमीन पर जाकर गिरी और उसकी सैंडल भी टूट गई। ये देख मयूरी खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर सुकृति को इंसल्ट महसूस हुई और इसलिए वो वहां से जल्दी से जाने लगी। पर तभी माही ने उसे सैंडल की पेमेंट करने को कहा तो सुकृति ने कहा, मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैंने नहीं, बिल्कुल तुमने तोड़े हैं। तभी माही ने कहा, सैंडल्स तो तुमने ही तोड़ी है, अगर तुम चाहो तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती हो। पर सुकृति ने सैंडल्स का पेमेंट करने से मना कर दिया। पर इससे पहले माही उसे कुछ कह पाती, तभी वहां पर संकेत त्रिपाठी आ गए, जिसे देखकर माही और मयूरी दोनों हैरान हो गई। तभी मयूरी को याद आया कि गाउन स्टोर पर उसे बताया गया कि संकेत त्रिपाठी आज यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए थे। जब उन्होंने बाहर से उन्हें झगड़ते हुए देखा तो देखकर वो वहां पर आ गए होंगे। उन्हें वहां देखकर सेल्स गर्ल्स तुरंत आगे आई और उन्हें विश किया। गुड मॉर्निंग सर, संकेत ने कहा। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनकर सुकृति और उसकी तरफ सिर घुमाकर देखा तो वो खुश हो गई। सिन्हा फैमिली का त्रिपाठी फैमिली से काफी अच्छा रिश्ता था, इसलिए सुकृति को पूरा यकीन था कि संकेत उसी का साथ देगा। वो तुरंत उदास होकर उसके पास जाकर बोली, मिस्टर संकेत, यह त्रिपाठी फैमिली का मोल है और आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इतना कहकर उसने संकेत को सारी बात इस तरह से बताई जैसे सारी गलती माही की लगी। उसने सामने बताया कि कैसे माही ने उसे परेशान किया। फिर वो माही पर सैंडल्स तोड़ने का इल्जाम लगाते हुए बोली, ये देखिए मिस्टर संकेत, इसने मेरे गाल पर बहुत तेज तमाचा मारा और खुद से ऊपर सैंडल्स तोड़ने के बाद मुझे ही पैसे देने को कह रही है। इतना कहकर उसने अपने नकली आंसू बहाने शुरू कर दिए। उसके साथ आई वो दो लड़कियां भी उसका पूरा साथ दे रही थी। पर संकेत कोई बेवकूफ नहीं था जो उसे ना पता हो कि वहां पर क्या चल रहा था। वहीं सुकृति माही से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसकी खूबसूरती की वजह से कोई भी लड़का उसे भाव नहीं देता था। वो जोर जोर से रोकर तमाशा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी ताकि संकेत उसी की साइड ले ले। उसकी बात सुनकर संकेत ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा। फिर उसकी नजर उस सेल्स गर्ल्स पर जाकर रुक गई। ये देखकर सुकृति फिर बोली, तुम चुपचाप क्यों हो खड़ी हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मिस्टर संकेत तुमसे सब जानना चाहते हैं? अब तुम जल्दी से इन्हें बताओ कि माही ने मुझे कैसे कैसे परेशान किया। उसकी बात सुनकर सेल्स गर्ल्स थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तभी संकेत ने कहा, यहाँ क्या हुआ था? उसकी आवाज सुनकर सेल्स गर्ल जल्दी जल्दी से सब सच बताने लगी। हालांकि उसने सिर्फ यही बताया कि दोनों कस्टमर सेम सैंडल के लिए झगड़ा कर रहे थे और एंड में सैंडल टूट गई। सुकृति फिर से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगी। अब तक मयूरी बिल्कुल चुप थी, पर जब उसने सुकृति सच में तोड़ मरोड़ कर संकेत को बता रही थी तो वो खुद को नहीं रोक पाई और बोली, पहले माही ने वो सैंडल ट्राई करने के लिए मंगवाए थे, पर ना जाने ये कहां से मिस सुकृति बीच में आ गई और माही से वो सैंडल छीनने के साथ साथ उसने उसकी इंसल्ट भी की। उन्होंने बस सुकृति को थप्पड़ मारा और अगर मैं माही की जगह होती तो मैं सुकृति के हाथ पैर भी तोड़ देती। इतना कहकर मयूरी अपनी हाथ की कलाई मोड़ने लगी और जैसे ही अभी सुकृति को 4-5 थप्पड़ जड़ देगी, उसे इस तरह देखकर सुकृति संकेत के पीछे जाकर छिप गई और बोली, देखा आपने, आपके होते हुए भी ये लोग मुझे किस तरह पैसे परेशान कर रही हैं। संकेत ने कुछ नहीं कहा, वो बस मयूरी की तरफ देखता रहा। तभी मयूरी ने कहा, यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, आप चाहो तो सच में खुद देख सकते हैं। यह सुनकर सुकृति मयूरी के पास जाकर बोली, उसे हम सिर्फ देख सकते हैं पर वहां हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी। इससे पहले कि मयूरी उसे कुछ कह पाती, संकेत ने कहा, तुम्हें सैंडल्स की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उसकी बात सुनते ही सुकृति खुश हो गई और बोली, सुना तुमने, मिस्टर त्रिपाठी तुम्हें सैंडल की कीमत चुकाने को कह रही। पर अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि संकेत माही को नहीं बल्कि उसे ही उस सैंडल की कीमत चुकाने के लिए कह रहा था। ये समझते ही सुकृति ने हैरानी में कहा, मिस्टर संकेत, आपने अभी भी क्या कहा? मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी? संकेत फिर बोला, हाँ, सबसे पहले और सबसे लास्ट में सैंडल तुम्हारे हाथ में था, इसका मतलब सारी गलती तुम्हारी थी। सुकृति ने अपने मन में कहा, यह अचानक संकेत माही की हेल्प क्यों करना चाहता है? इसे तो मेरी साइड लेनी चाहिए थी। इसने मुझसे सभी ऐसे सवाल पूछे जिसे सुनकर साफ पता लग रहा है कि सारी मेरी गलती है। फिर उसने लास्ट में बार कोशिश करते हुए कहा,
लेकिन चंदेल फैमिली और त्रिपाठी फैमिली तो अब उसकी बात पूरी होने से पहले संकेत ने उसे गुस्से में देखा और कहा, त्रिपाठी फैमिली ने कभी नहीं कहा कि चंदेल फैमिली ने अपना अलग ब्रांड बनाकर त्रिपाठी फैमिली को धोखा दिया और किसी को और इस मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। और फिर अभी यहाँ पर सिर्फ सैंडल्स की बात हो रही है, इसलिए फालतू में बात को चेंज मत करो। गॉट इट? सुकृति ये घबराते हुए कहा। जी मैं समझ गई। उसने फिर से सैंडल को उस सैंडल का पेमेंट कर दिया। उसके बाद वो अपनी टूटी हुई सैंडल लेकर जल्दी से वहां से चली गई। माही को पहले लग रहा था कि संकेत सुकृति का साथ देगा, पर जब उसने उसका साथ दिया तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। संकेत का यह कहना कि चंदेल फैमिली ने त्रिपाठी फैमिली को धोखा नहीं दिया, ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी और इस बात से माही की आंखों में आंसू बहने लगे थे। हालांकि संकेत बिना उसकी तरफ देखे ही अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला गया था। वो दोनों तो उसे थैंक यू तक नहीं कह पाई। फिर उन दोनों को जल्दी से एक सेकंड ली और मॉल के बाहर पार्किंग में आ गई। आन उन्हें ढूंढता हुआ बस अंदर ही आ रहा था। जब उसने मयूरी को अपने सामने देखा तो उसने कहा, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? मयूरी ने आहान का चेहरे पर अपने लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। जब उसे बाहर आने में देर हो गई तो आहान को थोड़ा डर लगने लगा था कि मयूरी ठीक तो है, पर जब उसने अपने सामने देखकर थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसके बाद सुनकर मयूरी को गले लगते हुए बोली, हाँ सब हो गया। वो तो हमें वहां पर एक झगड़ालू लड़की मिल गई थी जिसकी वजह से हमें इतना टाइम लग गया। आपको हमारी टेंशन हो गई थी क्या? यह सुनकर आहान ने स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पर किस कर दिया। ये देखकर माही ने कहा, अरे यार अब तुम दोनों अपना बस भी करो। एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखो कि तुम्हारे साथ एक सिंगल लड़की भी आई हुई है जिसे अभी तक अपना मिस्टर परफेक्ट नहीं मिला, फिर भी ये सब हरकतें करके तुम आखिर मुझे क्यों जलाते रहते हो? उसे इस तरह नाराज होता हुआ देखकर मयूरी समझ गई कि माही का मूड इस वक्त ठीक नहीं। उसने कुछ नहीं कहा और वो बस धीरे से स्माइल करने लगी। कार में बैठते वक्त मयूरी माही को उसके छोटे भाई के बारे में बात करना चाहती थी, पर उसे इस तरह देखकर वो उसे कुछ भी नहीं कह सकी। जब माही ने उन दोनों को देखते हुए पाया तो वो समझ गई कि उनके मन में कुछ तो चल रहा है। क्या मयूरी माही से उसके भाई के बारे में कुछ पता कर पाएगी? क्या उत्तराखंड आकर सुजल के पुश्तैनी घर जाकर पासवर्ड को ट्राई करेगी जो उसे क्लाइडोस्कोप से मिला था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों 790वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मयूरी को देखकर वो समझ गई कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। वो तुरंत बोली, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है तुम मुझसे पूछ सकती हो। वैसे भी मेरे नालायक भाई ने तो पहले मेरा नाम बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस बात का डर नहीं। उसे लगता है कि वो मेरा नाम बदनाम करके कंपनी में अपनी जगह बना सकता है, पर यह उसका वहम है क्योंकि मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। भले ही माही बहुत स्ट्रांग हो, पर फिर भी मयूरी को उसकी बातों में उदासी साफ नजर आ रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर उसने माही को गले लगा लिया। माही की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने तुरंत उन्हें छिपाते हुए और स्माइल करते हुए कहा, कितनी अजीब बात है ना। मेरी फैमिली को मेरी ताकत बनना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, पर वो तो मेरे साथ ये सब। मेरी फैमिली ऐसी क्यों है? उसने आगे कहा, मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं कहूंगी मयूरी। मेरे पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और मेरे डैड वो तो काम में इतना बिजी थे, उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मुझे घर पर अकेले रहना पड़ता था और जब मैं अपने पड़ोस में उन दोनों भाई बहनों को खोलता हुआ देखती और तब भी यही सोचती कि काश मेरा कोई छोटा भाई या बहन होता और ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। मैं तो तब से उसे अपने सारे चॉकलेट्स और टॉयस देने को भी तैयार थी। फिर एक दिन मेरे डैड एक औरत और उसके बेटे को घर ले आई और मुझसे सब कहा कि अब से दोनों उसके मॉम और भाई हैं। और तब जाकर मुझे पता लगा कि मेरे डैड ने तो मेरी मॉम के जाने के बाद अपनी एक अलग ही फैमिली बना रखी थी। मेरा सौतेला भाई मुझसे 4 साल छोटा था। शुरू में वो मेरी सारी बात मानता था, मैं भी अपनी सारी चीजें उसके साथ शेयर करती थी, पर जब बड़े होने के बाद मैं अपने डैड की कंपनी में काम करने लगी तो ना जाने कहां से मेरे भाई बारे में अफवाह फैलने लगी कि मैं बिजनेस डील के लिए अपने क्लाइंट्स के साथ सोने के लिए भी तैयार हूँ। और एक बार तो लोगों ने मुझ पर ड्रग्स लेने का इल्जाम भी लगा दिया। मेरी उसकी बातें बड़े बड़े ध्यान से सुन रही थी। माही आगे बोली, जब मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया तब जाकर मुझे पता लगा कि ये सब अफवाहें मेरा छोटा भाई ही मेरे बारे में फैला रहा था। जब मुझे इस बारे में पता लगा तो मैं अपने भाई को इस बारे में पूछने चली गई, पर वो तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होते हुए बोला, तो मेरी सौतेली बहन हूँ, इसलिए मेरे साथ ये भाई वाला नाटक मत करो। मुझे सब पता है कि तुम मुझसे प्यार करने का बस नाटक करती हो और कुछ नहीं। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम डैड को अपने फेवर में लेकर उनकी कंपनी पर कब्जा कर सको। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं चंदेल फैमिली का इकलौता बेटा हूँ और ये सब कुछ मेरा है। अगर मुझसे किसी ने कुछ भी छीनने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और मैं हैरान रह गई। पर सच तो सच था, क्या ही किया जा सकता है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, क्या तुमने कभी इस बारे में अपने डैड से को नहीं बताया? इस पर माही ने कहा, नहीं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो अपनी बात से मुकर जाता, और क्या पता वो मुझ पर ही फैमिली बिजनेस छीनने का इल्जाम लगा देता। वो हमेशा मेरे डैड के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है, और अगर उस दिन उसने मेरे सामने वो बात एक्सेप्ट नहीं की होती तो शायद मुझे भी कभी उसके बारे में पता नहीं लगता। वो मेरे खिलाफ इतना सब कुछ कर सकता है, और वैसे भी मैं अपने डैड को परेशान नहीं करना चाहती। मयूरी उसके फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। पर एक बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी और उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा सौतेला भाई जो भी कुछ कर रहा है उसके पीछे तुम्हारी सौतेली माँ की सोच है। क्या तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम्हारी सौतेली माँ और भाई ऐसे ही करते रहे तो एक दिन वो तुम्हें और तुम्हारे डैड को सारी प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर माही ने हंसते हुए कहा, मयूरी तुम बहुत भोली हो, तुम्हें सच में प्यार होता जा रहा है। अगर ऐसा होता तो मेरे डैड उनकी इस बात का विरोध करेंगे, वो हमेशा मेरा साथ देंगे। अगर बचपन में अगर मुझे हल्का भी जुकाम हो जाता ना, तो मेरे डैड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। अगर उन दोनों माँ बेटा ने मेरे खिलाफ कोई साजिश की तो मेरे डैड मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। तभी माही को अचानक कुछ याद आया और वो बोली, तुम्हें पता है मैं पड़ोस में जिन भाई बहन की बात कर रही थी वो कौन थी? वो दोनों सुजल और उसका भाई थे। मयूरी ने हैरान होकर कहा, क्या? माही ने बताया, हाँ, सुजल और उसका भाई। उसकी फैमिली के सभी लोग काफी बिजी रहते थे, और जब मैं छोटी थी तो मैं उनके आंगन में एक साथ खेला करती थी। सच कहूं तो सुजल की शक्ल उसके भाई से बिल्कुल नहीं मिलती, पर उनकी आदतें बिल्कुल एक जैसी थी। वो दोनों हमेशा से चुपचाप रहते और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। मयूरी सुजल के बचपन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, पर तभी उनकी कार होटल के सामने आकर रुक गई। आहान पूरे रास्ते उन दोनों की बातों को सहन करता आया था, पर होटल आते ही वो खुद को नहीं रोक पाया और उसने मयूरी का हाथ पकड़ा और उसे कार से बाहर लेकर आया। फिर उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, पार्टी फर्स्ट फ्लोर पर होने वाली है, सो वी हैव टू चेंज। इतना कहकर वो मयूरी को खींचकर सीधा लिफ्ट में ले गया, तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। माही को इतना भी चेंज नहीं मिला कि वो उसके साथ लिफ्ट में जा सके। उसने इस तरह खुद को खींचते हुए देखकर मयूरी ने उसकी तरफ कुछ अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहा, माही एक लड़की है, अगर वो मुझसे बात कर भी रही है तो आपको उससे इतनी जलन क्यों हो रही है? इतना कहकर वो अपनी उंगली उसके गाल पर फेरने लगी। हाँ ने तुरंत उसकी उंगली को पकड़ लिया और कहा, तुम भूल गई हो, उसने तुमसे कहा कि तुम बहुत भोली हो, और वो उसे तुमसे प्यार होता जा रहा है। ऐसी लड़की तो तुम्हारे लिए किसी हैंडसम लड़के से भी ज्यादा डेंजरस है। एंड यस, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम पूरे रास्ते उस माही का हाथ पकड़कर बैठी थी, यहाँ तक कि पूरे रास्ते तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया। मयूरी जानती थी अगर वो सब आहान को कुछ भी कहती तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो सकता, और इसलिए वो चुपचाप उसकी बातें सुनती रही और कुछ नहीं बोली। वहीं अब तक शाम हो चुकी थी, पार्टी भी स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त पार्टी का माहौल दोपहर की बिजनेस कॉन्फ्रेंस से लाइट था, और अमीर घरों की लड़कियां अपनी खूबसूरत बिखरती हुई पार्टी में घूम रही थी। सभी लोग वहां पर वाइन एंजॉय कर रहे थे। कुछ ही देर में मयूरी भी आहान के साथ रेडी होकर पार्टी हॉल में आ गई। एंट्रेंस पर बहुत ही से बिजनेस पार्टनर्स आहान राजादा को घेर कर खड़े हो गई। मयूरी को इतनी भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो चुपचाप वहां खड़ी माही को ढूंढ रही थी। जब आहान ने मयूरी को थोड़ा परेशान देखा तो बोला, चलो पहले अंदर चलते हैं। अंदर आकर मयूरी ने अपने हाथों में ड्रिंक उठाया ही था, तभी आहान ने मयूरी के करीब आकर कहा, सुमित त्रिपाठी अभी यहाँ पर है। मयूरी ने सिर उठाकर देखा तो सुमित त्रिपाठी बहुत से लोगों से घिरा हुआ दिखाई दिया, पर मयूरी उसे ठीक से नहीं देख पाती, उससे पहले वहां उसे कोई सामने आकर खड़ा हो गया। वो बार बार सुमित त्रिपाठी को देखने की कोशिश कर रही थी, पर देख नहीं पा रही थी। ये देखकर मयूरी को गुस्सा आया और वो गुस्से में उस इंसान के सामने आकर खड़ी हो गई जो बार बार उसके सामने आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, मिस्टर आहान रायजादा, सच में मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी है जो मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। ये वर्ड्स सुनकर सामने खड़े उस लड़की के तो जो बिल्कुल कॉस्मेटिक की दुकान लग रही थी। जैसे उसने उस लड़की की तरफ देखा वो हैरान हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सुकृति सिन्हा थी। और इसकी आवाज सुनकर आहान ने उसकी ओर देखा और कहा, कौन है आप? इतना कहकर वो फिर से दूसरी ओर देखने लगा, और हालांकि सुकृति को उसके इस एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो उसके साथ खड़ी मयूरी को इग्नोर करते हुए बोली, शायद आपको याद नहीं, मैं आपको सिन्हा फैमिली तो याद होगी। हमने स्नेहा ज्वेलर्स के साथ प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन किया था, और जब ग्रैंड इवेंट्स बिजनेस हुआ था
तब मैं अपने डैड के साथ वहां आई थी। तभी मैंने आपको वहां पर देखा था और तब से आज तक मैं आपको भूल नहीं पाई। सुकृत ये अहान से बहुत ही नजाकत से बोलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मयूरी को गुस्सा आ गया। उसने अपने मन में कहा, दूर से देखो तो अहान इसे आज तक याद है, और अब तक इसने अहान को करीब से देख लिया होता तो क्या इसके गले ही पड़ जाती। मयूरी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने सुकृति का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक दो बार खांसा भी, पर उसने मयूरी की तरफ देखा तक नहीं। फिर वह प्यार भरी नजरों से अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए अहान से बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर अहान रैजदा को रेड वाइन बहुत पसंद है, और इस वक्त तो मेरे हाथ में रेड वाइन का गिलास भी है। तो क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहेंगे? उसकी ऐसी हरकत देखकर मयूरी ने अपने मन में चिढ़ते हुए कहा, मानना पड़ेगा इस लड़की की हिम्मत बहुत है। मॉल में ये माही से उसकी सैंडल छीनना चाहती थी, और यहाँ ये मुझसे मेरा अहान छीनना चाहती है। मयूरी गुस्से में अपने गाल फुलाकर अहान को ऐसे देखने लगी जैसे उसे वार्निंग दे रही हो कि अगर उसने उस रेड वाइन के गिलास को टच भी कर दिया तो उसके साथ वो धोना पड़ेगा। और सुकृति ने अहान की तरफ रेड वाइन का गिलास बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर अहान रैजदा। सुकृति को मन ही मन लग रहा था कि अहान उसके वाइन ऑफर करने की किसी जेंटलमैन की तरह आगे बढ़कर उसके हाथों से वाइन ले लेगा, पर अहान ने तो उस पर अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा दी। जब सुकृति को रियलाइज हुआ कि अहान उसकी तरफ ना देखकर दूसरी तरफ देख रहा है, तब जाकर उसकी नजर मयूरी पर पड़ी। उसे वो देखकर हैरान हो गई। मयूरी हमेशा से बहुत खूबसूरत थी, और उस ब्लैक पार्टी गाउन में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने गले में एक हल्का सा डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था, और फेस पर लाइट मेकअप भी था। उसने लंबे बाल पूरे खुले हुए थे, और वो बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। अहान ने भी उसके ड्रेस के मैचिंग का ब्लैक सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी की शेप दिख रही थी। वो उसमें इतना हैंडसम लग रहा था कि हर कोई उसी का तरफ खींचा चला आ रहा था। जब सुकृति को याद आया कि वो आज ही मयूरी से मॉल में मिली थी, तो उसे वहां पर देखकर हैरान हो गई, और वो फिर जल्दी से चारों तरफ नजर घुमाकर माही की तरफ देखने लगी। तभी माही भी रेड गाउन पहने और अपने हाथ में रेड वाइन लिए मयूरी को ढूंढते हुए उसी तरफ आने लगी, और जिस तरफ मयूरी खड़ी थी, पर मयूरी ने पहले ही उसकी नजर सुकृति पर पड़ गई। उसे देखकर वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुकृति ने अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या अब तुम इस बात पर भी मुझसे लड़ाई करोगी? पर ट्रस्ट मी, इस बार तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। फिर उसने तुरंत अहान की तरफ देखते हुए बहुत ही बनावटी आवाज में कहा, मिस्टर अहान, आप इस माही चंदेल के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। पूरा शहर जानता है कि ये कैसी लड़की है। इन्हें बस दूसरों की चीजें छीनना आता है। आज इसने मुझसे मॉल में भी सैंडल छीनने की कोशिश की, और जब ये मुझसे नहीं ले पाई तो उन सैंडल्स को खराब कर दिया। ये लड़के सच में यूजलेस है। फिर वो मेरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये लड़की भी वहां इस माही चंदेल के साथ थी। ये दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इन दोनों ने आज मुझे बहुत परेशान किया। उसकी बात सुनकर भी अहान शांत रहा और कुछ नहीं बोला, पर सुकृति का गुस्सा तो अभी भी कम नहीं हुआ था। वो जैसे भूल गई कि वो एक पार्टी है। उसका पूरा ध्यान बस माही को नीचा दिखाने में था, और आसपास खड़े बहुत से लोगों ने उन्हें देखने लगे, पर वो अभी भी अपने कड़वे शब्द निकाले जा रही थी। वैसे तो सिन्हा और चंदेल फैमिली का आपस में काफी अच्छा रिलेशन है, पर यह माही चंदेल तो बिल्कुल अलग किस्म की लड़की है, जो अपने शर्म के लिहाज सब बेच चुकी है। और ये मैं नहीं, बल्कि पूरा खुद इसका भाई भी कहता है। उसने खुद इसे एक बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसी हालात में देखा, और मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। उसकी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा अहान? क्या मेरी आज इस पार्टी में सुमित त्रिपाठी से मिल पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी जाकर यूट्यूब पर सर्च करें @सुकून एफएम। आपको हमारा चैनल मिलेगा। उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कहानी जल्दी खत्म होने वाली है। तो हमारी नई कहानी को भी उतना ही प्यार देना जितना आप इस कहानी को प्यार देते आए हैं। दोस्तों, 791वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इंसल्ट करने के लिए मयूरी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। उसकी बात सुनकर वहीं खड़े लोग माही की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए उसके बारे में बात करने लगे। मैंने भी पहले चंदेल फैमिली के बेटे के बारे में कुछ सुना था, पर अब जाकर मुझे उन बातों पर यकीन हुआ वो सब सच था। मुझे तो किसी ने कहा कि वो बहुत टैलेंटेड है, तो फिर उन्होंने एक गलत रास्ता क्यों चुना? कौन सा टैलेंट? कौन सा टैलेंट वगैरह कुछ नहीं है उसमें। वो बस अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे डील साइन करवाती है। पार्टी में चारों तरफ ऐसी ही बातें हो रही थी, जिसे सुनकर माही का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक बिजनेस पार्टी थी जिसमें अलग अलग शहर से बढ़कर एक बिजनेस मैन आए और नामी लोग आए थे। और सुकृति तो वहां पर अपने डैड की वजह से आ पाई थी,
पर माही वहां अपनी मेहनत से पहुंची थी। माही ने गुस्से में कहा, सुकृति, क्या अब तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? पर उसका गुस्सा वहां खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो सुकृति से बदला लेने के लिए ऐसा सब कर रही थी। उसकी बात सुनकर सुकृति बोली, मैं कोई बकवास नहीं कर रही। मेरी हर कई एक बात सच्ची है और इसे मैं प्रूव कर सकती हूँ। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं वो फी फुटेज सबको दिखाऊं? डू यू हैव द डेयर? जैसे वो वहां खड़े लोगों को फुटेज वर्ड सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां खड़े कुछ आदमी तो माही को बहुत अजीब नजरों से देखने लगे। सुकृति की बातों से माही की इज्जत को तार तार कर दिया था। उसकी बातों से गुस्सा होकर माही ने कहा, सुकृति, इनफ, बहुत हुआ, अब चुप रहो और वरना। उसकी बात सुनकर सुकृति ने माही को उकसाने के लिए कहा, आज मैंने महल में तुम्हारी औकात दिखा दी, इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, मुझ पर हाथ उठाना चाहती हो ना? तो आओ मारो मुझे। यह सुनकर माही को गुस्सा आ गया और कुछ कर पाती उससे ही पहले मयूरी ने कसकर एक तमाचा सुकृति के गालों पर जड़ दिया, जिससे वो फर्श पर जा गई। इस बात से गुस्सा होकर उसने मयूरी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? उसकी बात सुनकर मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, अभी तो तुमने सबके सामने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें मारा जाए, मैंने तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी की है। फिर उसने मजाक बनाते हुए उससे कहा, वैसे दुनिया भी कितनी अजीब है ना, यहाँ लोग खुद को ही मारने की रिक्वेस्ट करते हैं। उसकी बात सुनकर वहां खड़े आसपास के लोग भी धीरे धीरे हंसने लगे। जब सुकृति ने देखा कि अहान राजादा के सामने सब उस पर हंस रहे हैं तो उसका मजाक बना रहे हैं, तो उसने मयूरी की तरफ झपटते हुए कहा, यू इडियट, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इससे पहले कि वो मयूरी को कुछ छू पाती, अहान ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली और यह देखकर सुकृति ने कहा, मिस्टर अहान, सारी गलती इस लड़की की है। इसने मुझ पर पहले हाथ उठाया और आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, आज मैं इसकी जान ले लूंगी। जैसे अहान ने उसके शब्द सुने, उसने उसकी कलाई को मरोड़ दिया और सुकृति जोर से चिल्लाई, आह मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी छोड़िए। उसकी आवाज सुनकर अहान ने गुस्से में सबकी ओर देखा और जोर से उसका हाथ झटक दिया। एक बार फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से सुकृति खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर जा गिरी। वो अपने मन में इस वक्त यही सोचकर हैरान थी कि आखिर अहान राजदा माही और मयूरी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। वो खुद को संभालते हुए जमीन से खड़ी होने लगी, पर तभी उसने देखा कि अहान उसी की तरफ आ रहा है और सुकृति तो उसकी गहरी काली आंखों और उसकी मस्कुलर बॉडी और हैंडसम लुक को देखकर कहीं खो सी गई। अहान को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन खुद को झूठा दिलासा दे रही थी कि शायद अहान ने अभी जो उसके साथ किया वो जानबूझकर नहीं किया होगा। शायद वो उसकी जगह मयूरी को सबक सिखाना चाहता है, पर गलती से उसे हर्ट कर दिया और अब इसलिए उसे सॉरी कहने जा रहा है। यही सब सोचकर वो मन ही मन खुश हुए जा रही थी। फिर वो नाटक करते हुए धीरे से बोली, मिस्टर अहान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर उसने अपना हाथ अहान की तरफ बढ़ाया। वेट करने लगी कि वो उसे उठाने में हेल्प करेगा, पर अहान ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो उसकी ओर झुका और उसकी ओर गुस्से में घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम जानती हो जिस लड़की पर तुम अभी हाथ उठाने वाली थी वो कौन है? सुकृति कुछ बोल नहीं पाई, तभी अहान ने कहा, ये मेरी फियांसे है, मतलब स्नेहा ज्वेलर्स और एंटायर राजदा मेंशन की होने वाली मालकिन। अब तुमने उसके बारे में जरा सी भी बकवास की तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं भूल पाओगी। और मेरी फियांसे की दोस्त भी मेरी दोस्त है। मुझे इस बात की जरा भी नहीं परवाह कि तुम्हारी और चंदेल फैमिली के बीच क्या इश्यू चल रहे हैं। मुझे जिसकी परवाह है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फियांसे। अगर किसी ने भी उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे और उसकी पूरी फैमिली को किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ट्राई करके देख सकती हो। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम हर। उसकी बात सुनकर सुकृति तो इतनी हैरान रह गई, उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। वो जमीन पर गिरी हुई अहान को देखती रह गई और अहान अपने कपड़े को झाड़ता हुआ वहां से दूसरी तरफ चला गया। जब अहान राजदा खुद इस मैटर में बोलने लगा तो वहां खड़े लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल सके। तभी वहां एक भारी और रौबदार आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? सभी लोग उसके रास्ते से हट गए। तभी भीड़ में से सुमित त्रिपाठी बाहर आए और दिखाई दिए। उन्होंने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उनकी उम्र अहान से काफी ज्यादा थी, पर उनके चेहरे पर चमक अभी भी बहुत अच्छी थी। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि उनकी जवानी के दिनों में हजारों लड़कियां उन पर अपनी जान छिड़कती होंगी। तभी तो वो चलते चलते रुक गए और जमीन पर गिरी सुकृति को देखते हुए कहा, यहाँ ये क्या हो रहा है? सुकृति ने कभी नहीं सोचा कि सुमित त्रिपाठी वहां आ जाएंगे। उसने जल्दी से खड़े होकर अपने कपड़े और बालों को संभाला, फिर अपनी आंखों में नकली आंसू बहाते हुए बोली, सुमित अंकल, मैं तो बस अपने डैड का कहना मानकर इस पार्टी में आई थी ताकि मुझे कुछ समझ आ सके, लेकिन कहते कहते उसने अपने सामने खड़े अहान की तरफ देखा। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई और मयूरी का नाम उसके मुंह से निकल सके। तभी मिस्टर सुमित ने कहा,
लेकिन क्या? सुमित काफी वक्त से बिजनेस में थे, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ क्या हुआ होगा। वहीं मयूरी अपने सामने मिस्टर सुमित को देखकर जैसे जम सी गई और उसके दिमाग में वही फिर पुरानी धुंधली यादें घूमने लगी। उसे एक बंगला दिखाई दे रहा था जिसमें एक औरत और आदमी उसे कह रहे थे, ये है परी की फेवरेट टॉय, ये है परी के लिए सुंदर ड्रेस, परी बड़ी होकर एक सुंदर सी प्रिंसेस बनेगी। तभी मयूरी को कुछ याद आने लगा जिसमें 3 लोगों की फैमिली अम्यूजमेंट पार्क में गई थी। एक आदमी ने परी को कंधों पर बैठाया हुआ उससे बोल रहा था, आज परी बहुत सारी मस्ती करेगी। तभी उसके पास खड़ी औरत प्यार से बोली, क्यों नहीं, वो सुमित त्रिपाठी की बेटी जो है। ये देखकर मयूरी कांप गई, वापस होश में आ गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों के सामने खड़े सुमित त्रिपाठी को बस देखते जा रही थी। तभी अचानक उसके कानों में मिस्टर सुमित की आवाज सुनाई दी, तो वो तुम हो जो पार्टी में सब लोगों को साथ मारपीट कर रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? पर तभी माँ ही आगे बोली, मिस्टर त्रिपाठी, इसमें मेरी की कोई गलती नहीं, वो मेरी वजह से ही सुकृति के साथ लड़ाई हुई। माही को इस वक्त यह डर था कि उसकी वजह से मेरी को कुछ ना सुनना पड़ जाए। उसकी बात सुनकर मिस्टर सुमित माही की तरफ देखते हुए बोली, तुम? तभी सुकृति ने फिर से माही के बारे में बोलना शुरू कर दिया, यह वही है जिसने आज मुझे मॉल में मारा था। अंकल, आप तो जानते हैं कि चंदेल फैमिली कितनी बड़ी धोखेबाज है। मैं तो यह भी जानती हूँ कि यह लड़की सिन्हा फैमिली और त्रिपाठी फैमिली के अच्छे रिश्ते से जलती है, इसलिए मुझे परेशान करना चाहती है। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो बहुत नफरत भरी नजरों से माही को देख रही थी और खुद को चाटा मारने के लिए वो मन ही मन मयूरी को कोस रही थी। तभी त्रिपाठी ने माही की तरफ देखते हुए कहा, तुमने इस पर हाथ उठाया? जैसे ही माही हाँ कहने वाली थी, मयूरी ने उसे खींचकर एक तरफ कर दिया और बोली, उसने नहीं, मैंने सुकृति पर हाथ उठाया है। वो धुंधली यादें याद करके मयूरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। वो उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वही उसके डैड है और क्या उसे पहचानते हैं और उसकी मॉम कहाँ है। इस वक्त हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, पर क्योंकि वहां बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे इसलिए मयूरी को लगा कि उसे अभी ये नहीं पूछने का सही वक्त नहीं है। और वहां खड़े लोग भी इस बात का वेट कर रहे थे कि मिस्टर सुमित ये सब कैसे हैंडल करेंगे। वो पार्टी सुमित त्रिपाठी की ही थी, इसलिए उनका फैसला आखिरी फैसला होने वाला था। सुकृति फिर बोली, अंकल सच में उन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो बस उनकी सच्चाई बताई थी, फिर भी उसने मुझे अपनी दोस्त से पिटवा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि मिस्टर सुमित की नजरों तो मयूरी पर टिकी हुई थी, बहुत सीरियस होकर उसे देख रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर उसे सुकृति ने मन में सोचा, क्या मयूरी मिस्टर सुमित को भी जानती है? फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है। मिस्टर सुमित से जान पहचान होना ऐसा ही किसी लड़की के बस की बात नहीं। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसके काने में मयूरी की आवाज आई, मिस मयूरी, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आपको खुद को एक बार अपनी तरफ देख लेना चाहिए। आप दूसरों को जो मर्जी चाहे बोल देती हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में हर कोई बेवकूफ है जो आपके सामने हार मान जाएगा? सुकृति ने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। मयूरी ने कहा, ओ रियली? पहली बात, तुम त्रिपाठी फैमिली के साथ अपनी फैमिली रिलेशन का फायदा उठाकर उनके ही मॉल में घूमती रहती हो। दूसरी बात, तुमने माही के पसंद किए सैंडल को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की, जिसके बदले मिस्टर संकेत ने तुम्हें उसकी भरपाई करने के लिए भी कहा। अब समझ आया सच क्या है? क्योंकि तुम माही को मॉल में परेशान नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पार्टी में आकर उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो। आखिर तुम ऐसा करने वाली होती कौन हो? उसने आगे कहा, मिस सुकृति, अगर तुम इतनी ही साफ सुथरी हो तो मिस्टर अहान रैजादा से उनके ही फियांसे के सामने उससे फ्लर्ट कैसे कर सकती हो? क्या अच्छी लड़कियां इस तरह बातें करती हैं? सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जैसी बेशर्म लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए जो थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा वो तो बहुत छोटी सजा थी, तुम इससे भी कुछ ज्यादा डिजर्व करती हो। जब सुकृति ने देखा कि वहां खड़े लोग उसे घूर रहे हैं तो अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ी, पर मयूरी ने उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और फिर वो सुमित त्रिपाठी की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर त्रिपाठी, सुकृति सिन्हा त्रिपाठी फैमिली का नाम का फायदा उठाकर उसका गलत यूज कर रही है। उसकी बात सुनकर सुकृति ने डरते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ही इन लोगों को परेशान किया है। मयूरी ने गुस्से में कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तुम यहाँ खड़े लोगों से पूछ लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि किसने किसको परेशान किया। मिस्टर सुमित अपने हाथ बांधे बहुत देर से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो मयूरी की तरफ देखते हुए बोले, अगर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन ना करूं तो? मयूरी को लगता था कि मिस्टर सुमित बिना कोई पक्षपात किए एकदम फेयर डिसीजन लेंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वो उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनेगी। वो समझ चुके थे कि उनका डिसीजन क्या है। तभी बाहर से कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर आए, मयूरी की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर अहान तुरंत मयूरी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला,
मैं भी देखता हूं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि वो मयूरी को हाथ भी लगा सके। वहां राजदा का अंदाज किसी भी तरह से सुमित त्रिपाठी के शाही अंदाज से कम नहीं लग रहा था। जैसे उसने अपनी गहरी आंखों में सबकी ओर देखा, वो बॉडीगार्ड्स वहीं पर रुक गए। मयूरी भी बिना घबराए वहीं पर खड़ी रही। मिस्टर सुमित की नजरें अभी भी मयूरी पर टिकी हुई थी। तभी उन्होंने आगे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब हैरान हो गई। आखिर ऐसा क्या कहा था सुमित त्रिपाठी ने जिसे सुनकर सब हैरान हो गए? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 792वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगले ही पल सुमित ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। दरअसल उन्होंने अपनी टाई ठीक करते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा, सुकृति सिन्हा को यहां से बाहर निकाल दो। सुकृति, जो अभी कुछ देर पहले तक अंदर आते बॉडीगार्ड्स को देखकर खुश हो रही थी, उसने जैसे ही सुमित त्रिपाठी की बात सुनी वो हैरान हो गई। जब वहां खड़े बॉडीगार्ड्स उसे बाहर लेकर जाने लगे तो उसने चिल्लाते हुए कहा, अंकल, शायद आपको गलतफहमी हुई है। आपको तो मयूरी और माही चंदेल को यहां से बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने मुझे परेशान किया, मैंने उन्हें नहीं। पर उसकी बात सुनकर भी मिस्टर सुमित ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और बॉडीगार्ड को अपने हाथ का इशारा करते हुए कहा और वहां से बाहर लेकर जाने के लिए कहा। तभी मिस्टर सुमित के असिस्टेंट ने आगे आकर सबसे कहा, यह पार्टी त्रिपाठी फैमिली ने ऑर्गेनाइज की, इसलिए आई होप आप सब लोग खुद पर संयम बनाकर रखेंगे। अगर किसी ने भी इस तरह की कोई हरकत की तो उसे तुरंत यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुमित त्रिपाठी की तरफ से उसके असिस्टेंट ने जो बात कही थी उसका बस एक ही मतलब था, त्रिपाठी फैमिली, चंदेल फैमिली, सिन्हा फैमिली और मैं किसी में भी कोई फैमिली में भेदभाव नहीं करती। सुमित के इस डिसीजन से मयूरी के साथ साथ इस वक्त माही चंदेल भी काफी शॉक्ड थी। सुकृति को बाहर निकाल दिए जाने के बाद माही मयूरी के करीब जाकर बोली, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल सही। तभी उसे अपने पीछे से किसी की परछाई आती हुई दिखाई दी। उसने अपना सर घुमाकर देखा तो उसके सामने सुमित त्रिपाठी खड़े थे। वो उन्हें कुछ बोल नहीं सकी, पर तभी मिस्टर सुमित ने कहा, अगर मिस्टर अहान रजत और मिस मयूरी के पास कुछ टाइम हो तो मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहूंगा। मयूरी नहीं जानते थे कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। हालांकि उनका भी इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आने के पीछे सिर्फ एक मकसद था, वो था सुमित त्रिपाठी। मयूरी अहान की तरफ देखने लगी। उनकी बात सुनकर अहान तुरंत स्माइल करते हुए बोला, यह तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। उसके बाद वो तीनों पार्टी हॉल से निकलकर लॉन्च की तरफ चले गए। जैसे वो लोग वहां काउच पर बैठे, उनके लिए तुरंत टेबल पर रेड वाइन, फ्रूट जूस, स्नैक्स और कई तरह की चीजें सर्व की गई। पर मयूरी के मन में तो अभी भी एक घबराहट थी। हान उसकी घबराहट को अच्छे से समझ पा रहा था, इसलिए काउच पर बैठने के बाद भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। मिस्टर सुमित उनके सामने वाले काउच पर बैठे थे। तभी अहान ने कहा, मिस्टर त्रिपाठी, पार्टी हॉल में फेयर डिसीजन लेने के लिए थैंक यू। उसकी बात सुनकर मिस्टर सुमित ने अहान को एक रेड वाइन का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, मिस्टर अहान, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। फिर वो खुद भी एक रेड वाइन का ग्लास उठाकर पीते हुए बोले, मैंने अंदर आपके लिए कुछ नहीं किया। उसकी बात सुनकर अहान हैरान रह गया, लेकिन वो आगे कुछ कह पाता उससे ही पहले मिस्टर सुमित ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मिस मयूरी, मिस मयूरी, तुम मुझे तब घूर क्यों रही थी? क्या तुम मुझे जानती हो? सुमित त्रिपाठी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मयूरी उसे के लिए बिल्कुल एक अजनबी थी। पर पार्टी हॉल में जब उन्होंने मयूरी को अपनी तरफ लगातार सवाल भरी नजरों से घूरते हुए देखा तो खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पाया। वहीं मयूरी, जो अब तक अपने दिल में हजार सवाल अपने मन में छुपाए बैठी थी, जैसे उसने मिस्टर सुमित का यह सवाल सुना वह हैरान हो गई, क्योंकि वो खुद उनसे यह पूछना चाहती थी क्या वो उसे जानते हैं, क्या वही उसके डैड हैं। पर उनकी बात सुनकर साफ पता लग रहा था कि उसे नहीं जानते। तभी मयूरी के दिमाग में एक और सवाल आया और वो बोली, मिस्टर त्रिपाठी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या कभी आपकी याददाश्त गई है या कोई आपका एक्सीडेंट हुआ हो? वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कही। उसे इस तरह परेशान देखकर मिस्टर सुमित ने डायरेक्टली कहा, नहीं। इसका मतलब साफ था कि मयूरी और उनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं। मयूरी के दिमाग में फिर वही सब बातें घूमने लगी। उसके सिर में बहुत अजीब तेज दर्द होने लगा। तभी सुमित त्रिपाठी ने कहा, मिस मयूरी, तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे जानती हो? मयूरी ने खुद को रिलैक्स करते हुए कुछ देर बाद कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। शायद मुझे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तभी मिस्टर सुमित ने कहा, तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग तुम्हारा गुस्सा काफी ज्यादा है। वहां पार्टी हॉल में बिजनेस इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन तुमने सिन्हा फैमिली की इकलौती बेटी को ऐसे ही खुले चुनौती दे डाली।
तुम जानती हो कि सिन्हा फैमिली इस शहर में बहुत पावरफुल फैमिली मानी जाती है। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो लोग तुमसे बदला लेंगे? वैसे मयूरी ये बात समझती थी। इतना कुछ हो जाने के बाद सुकृति सिन्हा भी उन्हें अपने इंसल्ट का बदला लिए बिना यहाँ से जाने नहीं देगी। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर सुमित को फ्यूचर में आने वाली मुसीबत के बारे में पहले से ही आगाह करना चाहते थे। तभी उन्होंने आहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने वहां से वो सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप है, राइट? वैसे क्या आप दोनों मुझे अपने बारे में एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे नहीं देंगे? उनकी बात सुनकर आहन ने स्माइल करते हुए मयूरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मिस्टर त्रिपाठी, ये मेरी फियांसी हैं मयूरी। यह सुनकर मिस्टर सुमित ने तुरंत कहा, फाइनली आहन रायजादा की अब एक फियांसी है। उस आहन रायजादा की जो हमेशा लड़कियों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये सच में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। इसका मतलब मेरे सामने बैठी यंग लड़की में जरूर कुछ तो बात है। वैसे किस फैमिली से बिलोंग करती हैं आप? कहते हुए मयूरी की तरफ देखने लगी। मयूरी तो अभी वहीं पर बैठी उन्हीं का चेहरा अपनी यादों में उस इंसान से मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर वो धीरे से बोली, एक्चुअली मुझे याद नहीं। मिस्टर सुमित ने हैरानी में कहा, मतलब? मयूरी ने दोबारा कहा, मैं अपने पास्ट में हुई और एक बात भूल चुकी हूँ। मुझे अपनी फैमिली, यहाँ तक अपनी मॉम के बारे में भी कुछ याद नहीं। उसकी आंखों में अभी तक उनके लिए बहुत सारे सवाल थे। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर सुमित अभी शायद इस सवाल को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी उन्होंने अपनी नजरें मयूरी से हटा ली। फिर वो रेड वाइन पीते हुए आहन से बिजनेस कोलैबोरेशन के बारे में बात करने लगी। मयूरी भी कुछ नहीं बोली और उनकी बातें सुनती रही। मयूरी को लग रहा था कि शायद उसे ही सच में बहुत गलत फहमी हुई है और अपनी फैमिली को ढूंढने की टेंशन में अपने माइंड में घूम रही उन यादों की वजह से उसने गलती से मिस्टर सुमित को अपना डैड समझ लिया था। पर तभी उसे अपनी यादों में दिखी उस औरत का ध्यान आया और वो बोली, मिस्टर त्रिपाठी, मैंने सुना है कि आपकी एक वाइफ बहुत खूबसूरत है। क्या वो आज पार्टी में आई हैं? मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। उसकी बात सुनते ही मिस्टर सुमित के चेहरे पर उदासी छा गई और वो धीरे से बोले, अब वो हमारे साथ नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर सुमित त्रिपाठी कहना क्या चाहते हैं। क्या ये वो कहना चाहते हैं उनकी वाइफ पार्टी से जा चुकी है या फिर वो इस दुनिया में नहीं है? तभी अचानक मिस्टर सुमित काउच पर खड़े होकर बोले, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे अब जाना होगा। इतना कहकर वो तुरंत वहां चले गई और आहन और मयूरी एक दूसरे को हैरान में देखते रह गई। तभी आहन ने कहा, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अचानक तुमने मिस्टर त्रिपाठी की वाइफ के बारे में क्यों पूछा? फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, मिस्टर सुमित त्रिपाठी के रिएक्शन से साफ पता लग रहा है कि उनकी वाइफ मर चुकी है। वो इस वक्त बहुत से हैरान थे कि सुमित त्रिपाठी की एज लगभग 60 की होगी, तो उसका मतलब उनकी वाइफ की उम्र तो उनसे कम होगी। तो फिर उनकी इतनी कम उम्र में उनकी मौत कैसे हो गई? वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे ऐसे देखकर आहन ने कहा, मेरी मुझे तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वो लोग लॉन्च में पहुंचे, वहां माही पहले ही उनका वेट कर रही थी। वो तुरंत उनके पास आई मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? मिस्टर त्रिपाठी ने नहीं तुमसे कुछ कहा? मयूरी, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? इस पर मयूरी ने कहा, मैं ठीक हूं, बस रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहते हुए उनके साथ जाने लगी। माही इस पार्टी में सिर्फ अपने डैड के कहने पर आई थी। वैसे वो पहले इस पार्टी में उसका भाई आने वाला था, पर वो जानता था कि माही अकेले ही पूरे कंपनी को संभालती, इसलिए वो अगर पार्टी में भी आ जाता तो किसी से बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं कर पाता। इसलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो इतनी बड़ी पार्टी अटेंड कर सके। अगर माही की कंपनी की तरफ से पार्टी में कोई नहीं आता तो बहुत अजीब लगता, इसलिए वो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आई थी। सबसे मिल लेने के बाद अब उसका वहां पर कोई काम नहीं था। उसे मयूरी की चिंता हो रही थी और वो बोली, मयूरी, आर यू श्योर तुम ठीक हो? तो मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हम हॉस्पिटल चलें? मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। मयूरी इस वक्त पूरा पसीने से भीग चुकी थी। तभी आहन ने कहा, हाँ चलो जल्दी डॉक्टर के पास। माही ने कहा, हाँ मेरी कार बाहर खड़ी है, चलो उसी में चलते हैं। फिर वो दोनों माही की कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद माही ने मजाक करते हुए कहा, देखो मुझे चंदेल फैमिली की इकलौती बेटी तुम्हारी ड्राइवर बन गई, एटलीस्ट मुझे थैंक यू ही तो कह दो। इतना कहकर वो अपने सामने लगे कार के मिरर में देखने लगी। मेरे पीछे की सीट पर आहन के बाहों में लेटी हुई थी। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। आहन ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मयूरी रिलैक्स, ज्यादा मत सोचो। चाहे तुम्हें जो कुछ भी याद आ रहा हो, पर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सुना तुमने?
मयूरी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, आह, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सिर दर्द होने की वजह से उसने अपने दांत कसकर भींचे हुए थे और जिसकी वजह से उसके दांत उसके होठों पर भी लग गई, जिससे खून आने लगा। हाँ ने मयूरी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि उसका खर सारा दर्द ले ले, वो भी पॉसिबल नहीं था। हाँ ने कहा, कार तेज चलाओ। माही बोली, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पर यहाँ इतनी स्पीड से कार नहीं चला सकती। पर क्योंकि उसे भी मयूरी की ऐसी हालात नहीं देखी जा रही थी, इसलिए उसने कार की स्पीड तेज करते हुए फिर मजाक में कहा, अगर स्पीड तेज होने की वजह से मेरा चालान कटा तो मैं आपसे चार्ज करूंगी मिस्टर आहान रैजादा। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि पीछे से दो कार उनके पीछे आ रही थी। उसने कार की स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए कहा, आहान मैं आपको डराना तो नहीं चाहती, आई थिंक पीछे दो कार्स हमारा पीछा कर रही है। उसकी बात सुनकर आहान ने पीछे सिर घुमाकर देखा। फिर माही ने रास्ता चेंज करने की कोशिश की पर उसका पीछा करने वाली दो कारें अभी उनके पीछे आ रही थी। आहान ने शांत होते हुए कहा, तुम्हारे फ्रेंड्स का हॉस्पिटल कहाँ है? यह सुनकर माही बोली, नेक्स्ट रेड लाइट से टर्न लेकर 500 मीटर पर। फिर उसने कहा, क्या हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए? तभी एक कार पीछे से उनकी कार के साथ आकर टक्कर गई और जोर से आवाज के साथ पूरी कार झटके से हिलने लगी। हाँ ने मयूरी को अपनी बाहों में संभालते हुए आगे वाली सीट को पकड़ लिया। उसने तुरंत मयूरी को चेक किया कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। फिर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये लोग पागल हैं क्या? मुझे लगता है कि पार्टी में इंसल्ट करने की वजह से सुकृति सिन्हा ने ही इन्हें गिरी हुई हरकत की। माही ने कार की स्पीड बढ़ाकर वहां से निकलने की कोशिश की। साथ में वो पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, पर कार की स्पीड तेज होने की वजह से वो ठीक से फोन भी नहीं पकड़ पा रही थी। क्या यह अटैक सच में सुकृति ने करवाया था या इन सब में पीछे कोई और ही था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 793वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही ने तुरंत आहान से कहा, तुम दोनों ठीक तो हो? ये लोग हमारी कार को रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर हम रुके तो हमारी जान भी जा सकती है। आहान, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। आहान ने तुरंत अपना फोन उठाया, पर अगले ही पल उसे लगा, ये लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, मेरे फोन का सिग्नल कट हो गया। आई थिंक इन लोगों ने आसपास जैमर लगाए गए। माही ने परेशान होते हुए कहा, डैम इट, तुम दोनों संभल कर रहो, हमें किसी भी तरह मेरे फ्रेंड के हॉस्पिटल पहुंचना होगा। पर अगर उन लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो हमारे बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। ओ गॉड, मैं अभी से नहीं मरना चाहती। अभी तक तो मेरे अपने मिस्टर परफेक्ट से नहीं मिली और ना ही उसे जरा भी रोमांस किया। अगर ये सब करे ही बिना मर गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर इससे पहले वो लोग वहां से निकल पाते, उनमें से एक कार तेजी से आगे आई और माही की कार के सामने आकर रुक गई। माही ने तेजी से ब्रेक लगाए और अगले ही पल उनकी कार सामने की कार में एकदम से करीब जाकर रुक गई। फिर सामने की कार से कुछ गुंडे उतरकर बाहर आने लगे। ये देखकर माही के डर मारे माही का गला सूखने लगा था। वो धीरे से बोली, ये तो ड्राइवर को मिलाकर टोटल 7 लोग हैं। क्या इन नालायकों को भी ये भी नहीं पता कि इसे ओवरलोडिंग कहते हैं? इतने में गुंडे दूसरे कार में भी थे और इसके हाथों में हॉकी स्टिक थी। माही घबराकर कार स्टार्ट करके उसे रिवर्स करने की ट्राई करने लगी। तभी उनके पीछे वाली कार उनके पीछे से टकरा गई। इस वक्त वो लोग आगे पीछे दोनों साइड से घिर चुके थे। तभी माही ने आहान से कहा, आहान, मैं मरने से पहले एक बार अपने दिल की बात तुम्हें कहना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए एक दोस्त से भी ज्यादा कुछ हो। तुम वही हैंडसम और रिच लड़के हो जिसे मैं सपने हमेशा देखा करती थी। ऐसा ही नो कि अब तुम किसी और के हो, पर मैं अपने दिल की बात तुमसे बिना कहे नहीं मरना चाहती। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें गुंडों से लड़ना आता है? आहान ने अपनी आंख चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है उसका मुकाबला इतने सारे गुंडों से होने वाला था? वो सिर्फ 3 लोग थे और जिसमें से भी मयूरी की तबीयत ठीक नहीं थी। पर तभी आहान ने अपनी सीट बेल्ट हटाई और वो कार के बाहर जाते हुए कहने लगा, तुम दोनों कार के अंदर ही रहना, जब तक मैं ना कहूं कार का बाहर बिल्कुल मत आना। मैं कार के बाहर जाकर सबसे पहले जैमर ढूंढता हूं ताकि तुम्हें फोन के सिग्नल मिल सके और तुम पुलिस को कॉल कर सको। आहान, उन गुंडों से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब वो बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी जिंदगी बहुत पीछे छोड़ दी थी। फिर वो मयूरी को लेकर कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। वही मयूरी अब भी दर्द में थी, पर जैसे ही उसके कानों में आहान की आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, नहीं, आप बाहर मत जाइए आहान। मयूरी का पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। अभी भी उसके दिमाग में बहुत सारी यादें घूम रही थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, पर ऐसी हालात में उसे आहान की बिल्कुल फिक्र हो रही थी और वो उसके पास लड़ने के लिए कुछ था भी नहीं, जबकि उन गुंडों के हाथ में हॉकी स्टिक थी। तभी आहान ने उसके हाथों पर प्यार से किस करते हुए कहा, मयूरी, टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा।
इतना कहकर वो बाहर आ गया और माही ने तुरंत अहान के कहने पर कार का दरवाजा बंद अंदर से लॉक कर लिया। कुछ गुंडे कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने पर खोल नहीं पाए। जैसे ही अहान कार से बाहर आया, कुछ गुंडे उसे घेर कर खड़े हो गए, पर अहान को जल्दी जैमर डिवाइस मिल गई। उसने जल्दी से वो डिवाइस ली और उसकी बैटरी निकालकर दूर फेंक दी। फिर उसने तुरंत माही को इशारा कर दिया। माही भी जल्दी से पुलिस को कॉल करने में लगी। अगले ही पल एक गुंडे ने अपनी हॉकी स्टिक से उसकी विंड स्क्रीन को तोड़ दिया। पूरी कार झटके में हिल गई। ये देखकर माही घबरा गई, पर तभी मयूरी ने उसे पीछे से खींच लिया और बोली, फोन मुझे दो, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। मयूरी ने बिजली की रफ्तार से पुलिस को कॉल लगाया। फिर लोकेशन बताने के लिए माही को फोन पकड़ा दिया, क्योंकि इस शहर में नई थी और इसलिए उसे इस आइडिया नहीं था वो कहाँ है। माही ने तुरंत उनकी लोकेशन पुलिस को भेज दी। उसके बाद मयूरी वर्धन को कॉल करने लगी, पर तभी उसे याद आया कि वो सूरत में है और वहां उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने रिया को कॉल करके इस बारे में बताया, ताकि वो उनकी हेल्प के लिए किसी को वहां पर भेज सके। वो भी उसके साथ उत्तराखंड में आई थी और मयूरी के चेहरे पर इस वक्त जरा भी डर नहीं दिख रहा था। वो बंद खिड़की से ही बाहर झांककर अहान को देख रही थी। बाहर 12 से भी ज्यादा गुंडे अहान को घेर कर खड़े थे। उनके हाथों में होको स्टिक्स और चाकू थे। हालांकि जिस गुंडे ने कार के मिरर्स को तोड़ने की कोशिश की, अहान ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया था। पहले मयूरी को लगा कि गुंडे सुकृति के भेजे होंगे, पर अब लग रहा था कि ये सब कभी भी नहीं कर सकती। और उसे फिर से वही इंसिडेंट याद आने लगे जब वो लास्ट टाइम यहाँ आई थी और उन पर अटैक्स हुए थे। उसने खुद से कहा, ये कोई कोई इंसिडेंट्स नहीं हो सकता, जरूर कोई मेरी जान लेना चाहता है। मयूरी को लग रहा था कि ये गुंडे सिर्फ उसे मारने आए थे। अगर अहान उसे बचाने की कोशिश करेगा तो उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने तुरंत कहा, माही मुझे बाहर जाने दो। माही ने परेशान होते हुए कहा, मयूरी मैं जानती हूँ कि तुम्हें अहान की टेंशन हो रही है, पर अगर तुम अभी भी बाहर गई तो तुम उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाओगी, बल्कि खुद तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अहान ने हम दोनों को कार से बाहर जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें कार से बाहर नहीं जाने दे सकती। तभी माही ने अपने मन में कहा, अहान आज प्रूफ कर दो कि तुम एक रियल हीरो हो। वही कार के बाहर अहान गुंडों से घिरा हुआ था, पर उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपना कोट उतारा, बड़ी सी स्माइल करके अपनी शर्ट के बाजू को ऊपर करते हुए चारों तरफ घूमकर देखने लगा। पहले अहान ये सब नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि पुलिस अगर उसे संभाल ले और उसे कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर उन गुंडों को शायद ये नहीं पता कि अहान रजदा एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है, और भले ही उसने कुछ टाइम ये सब छोड़ रखा है, पर उसका ये हुनर उसे कोई नहीं छीन सकता। जब गुंडों ने देखा कि अहान बिना डरे अभी वहीं पर खड़ा है, तो वो सभी गुंडे एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगे, तेजी से उसके सिर पर अटैक करने लगे। पर अहान तुरंत नीचे झुक गया और फिर उन सबको एक एक करके अच्छे से धो दिया। तभी एक गुंडा अहान की तरफ चाकू लेकर आगे बढ़ा। अहान ने बिजली की रफ्तार से उसके हाथ से एक कोहनी पर मारी और उसे चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। फिर उसके पेट में 5-6 लात मारी। वो गुंडा दर्द के मारे कहराने लगा। अहान ने सभी गुंडों को बहुत मारा। जब उन गुंडों को लगा कि अहान से नहीं जीत पाएंगे, वो इस बात से गुस्सा होकर उन सब ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा किया और कार में बैठी दोनों लड़कियों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। उन गुंडों ने यह प्लान किया कि अगर उनमें से आधे गुंडे अहान का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कार पर अटैक करेंगे, तो उस पर फिर इजिली अटैक कर पाएंगे। जब वो गुंडा कार पर अटैक करने लगा, अहान ने उस गुंडे को लात मारकर गिरा दिया और मयूरी को देखने लगा वो ठीक तो है। तभी मयूरी ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, अहान ध्यान से। उस वक्त पीछे से एक गुंडा अहान की तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा था। अहान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने उसे बचने के लिए अपना हाथ आगे कर लिया। बाजू पर चाकू लगने की वजह से उसे खून आने लगा था, पर उसने उस गुंडे को मारकर नीचे गिरा दिया। इस वक्त उनमें से आधे गुंडे अहान पर अटैक कर रहे थे, तो बाकी आधे कार का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक गुंडे ने पीछे से कांच का तोड़ दिया और उनमें से हाथ डालकर मयूरी की बाजू खींचने लगा। ये देखकर माही डर के मारे चिल्लाई, मयूरी। पर मयूरी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम आवाज मत करो। अगर तुम मेरा नाम लोगी तो अहान को लगेगा कि मैं प्रॉब्लम में हूं, वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इतना कहकर वो उस गुंडे को घूरने लगी। वो गुंडा उसे पकड़ने के साथ ही कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मयूरी ने इसका फायदा उठाते हुए कार का दरवाजा जोर से उसी के मुंह पर खोल दिया, जिसे चोट खाकर वो गुंडा नीचे गिर पड़ा। फिर मयूरी ने अपना बैग उठाकर गेट के बाहर आ गई और वहां आसपास के जो भी गुंडे थे उन्हें मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को परेशान करने की? आज मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। इसमें कोई डाउट नहीं था कि अहान एक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था, पर क्योंकि उनमें से कुछ लोग मयूरी को भी हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बीच बीच में उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वहीं मयूरी भी कम नहीं थी। उसने भी वहीं खड़े गुंडों को इतना मारा कि वापस उठ नहीं पाई।
वो बस ये सबको पता थी कि मयूरी एक नाजुक प्रिंसेस थी, पर ये कोई नहीं जानता कि टाइम आने पर वो झांसी की रानी बन जाती थी। जब एक गुंडा माही पर अटैक करने लगा तो मयूरी उसे बचाकर कार से बाहर ले आई। इस वक्त मयूरी का ध्यान आहान के बाजू से निकलते खून पर जा रहा था और उसे उसकी फिक्र हो रही थी। तभी उसने अपने सामने पड़ा चाकू उठाया और माही को दे दिया। माही ने चाकू लिया, लेकिन उसने अपने कांपते हाथों से मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, मयूरी, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने आज तक एक कॉकरोच भी नहीं मारा तो क्या तुम मुझ पर हंसोगी? उसकी बात सुनकर मयूरी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। ये देखकर माही फिर बोली, मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। मैं चंदेल फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। मुझे आज तक सिर्फ तमीज और तहजीब सिखाई गई है। मैंने आज तक एक चींटी को नहीं मारा। मैंने हमेशा यही लगता है कि हम जैसे ब्यूटीफुल लड़कियों को बचाने के लिए आहान जैसे हीरो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए मैंने कभी भी यह सीखना जरूरी नहीं समझा। और देखो आहान कैसे बैक टू बैक उन गुंडों को जमकर धुलाई कर रहा है। तभी मयूरी बोली, हाँ, आहान तो सब संभाल ही रहे हैं, पर हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए हाथ से बहुत खून निकल रहा है। अब क्योंकि बहुत खूबसूरत हो तुम, तो क्यों ना तुम अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाओ। इतने में एक गुंडा भागते हुए उनके पास आया। उसे देखकर माही ने कहा, हमें कुछ मत करना, हम हार मानते हैं। इतना कहकर उसने अपने हाथ का चाकू दूर फेंक दिया और अपने बालों की बड़े ही अदा के संभालते हुए पीछे करने लगी, जिससे उस खूबसूरती का चेहरा और भी खूबसूरत लगने लगा। उसकी खूबसूरती को देखकर वो गुंडा कहीं खो सा गया। फिर माही नजाकत से उस गुंडे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने पैर स्लिप होने का नाटक किया और उसकी बाहों में जा गिरी। फिर उसके करीब जाते हुए बोली, आह मेरा पाऊ पैर, आउच। माही को इतने करीब से देखकर वो गुंडा तो जैसे कहीं खो सा गया। तभी पीछे से मयूरी ने उसके सिर पर डंडे से जोर से अटैक किया। वहीं जमीन पर गिर पड़ा और वो जोर से चिल्लाया, भाई यहाँ तो लड़कियां भी हम पर भारी पड़ गई। मयूरी और माही दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए बोली, परफेक्ट। इसके बाद माही उन नीचे गिरे हुए गुंडों की तरफ देखते हुए बोली, तुम जैसे गुंडे तो मेरी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। बड़े आए मेरे सपने देखने वाले। इतना कहकर माही ने एक बार फिर जोर से अपने पैरों को मार दिया। इसके बाद आहान के पास दोनों चली गई। कुछ दूरी पर आहान अकेला खड़ा था। सभी गुंडे जमीन पर पड़े थे। आहान ने उनका मार मारकर कीमा बना दिया था और मेरी तुरंत भागकर उसके पास आई। उसने जैसे ही आहान के बाजू से बहता हुआ खून देखा, उसने जल्दी से अपने गले में बनाए हुए ब्लैक स्कार्फ को खोलकर आहान के घाव पर बांध दिया। पर मयूरी को अपने पास देखकर आहान ने तुरंत उसे अपने गले लगा लिया और बोला, मयूरी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूं, पर आपके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। इतना कहकर वो फिर से उसके हाथ देखने लगी ताकि वो उसकी पट्टी कस सके। और आहान ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। इससे पहले और भी ज्यादा कसकर गले लगा लिया। वो उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, मेरे बिना मेरी परेशान के एक सेकंड भी मेरी नजरों से दूर मत हो जाना, ठीक है ना? मेरी चुपचाप उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला रही थी। फिर उसने अपने पंजों पर खड़े होकर आहान के होठों पर किस कर दिया और धीरे से बोली, आहान, आई लव यू। आहान उसे देखता रह गया। अब कैसे रिएक्ट करेगा आहान मयूरी की बात सुनकर? क्या आहान और मयूरी पता लगा पाएंगे कि किसने उन पर अटैक करवाया? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर यूट्यूब पर सर्च करें @सुकून FM। हमारा चैनल आ जाएगा। हमारा नए चैनल पर नई कहानी जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि ये कहानी जल्दी खत्म होने वाली है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारी इस जो नई कहानी शुरू होगी उसको भी उतना ही प्यार दें जितना आपने इस कहानी को प्यार दिया है। तो अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब करें सुकून FM। दोस्तों, 794 में एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद मयूरी ने प्यार से कहा, क्या अब मैं आपकी चोट पर पट्टी कर सकती हूँ? लेकिन तभी प्रिया पुलिस को लेकर वहां आ गई। आहान और बाकी सब इस वक्त हॉस्पिटल के बहुत करीब थे, इसलिए आहान को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। आहान की बाजू का घाव काफी गहरा था। रॉकी स्टिक से उसके सिर पर और बहुत सी जगह चोट आई थी, इसलिए थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी था। मयूरी आहान के पास बैठी थी और वो आंसुओं से भरी भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसे इस तरह परेशान देखकर आहान बोला, मयूरी, मुझे इतनी भी चोट नहीं आई कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो, और वैसे भी मैं कौन सा अभी मरने वाला हूँ। मयूरी ने तुरंत कहा, चुप रहिए, अपने बारे में ऐसी बात मत बोला कीजिए। मैं आपको इतनी आसानी से कभी नहीं मरने दूंगी। डॉक्टर ने कहा कि आप जैसा लड़का तो हजारों साल तक जीने का है और अच्छे से बूढ़ा होकर मरेगा, और उससे पहले नहीं। समझाए कि रिपीट करूं? उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, तो फिर तुमने अपना चेहरा क्यों लटकाया हुआ है, जैसे किसी की शोक सभा में आई हो?
ऐसे हालात में भी अहान मयूरी को छेड़ने का और परेशान करने का मौका नहीं खोना चाहता था, पर मयूरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने टेबल पर रखा पानी पीने लगी। वो किसी बच्चे की तरह अहान का ध्यान रख रही थी। ये देखकर अहान को बहुत अच्छा लग रहा था और अपने हाथ में सहारा लेकर वहां पर बैठने लगा और उसके चोट पर हाथ पर प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी चोट में काफी दर्द हुआ। आह! ये देखकर मयूरी तुरंत बोली, अहान क्या आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, अहान ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, मैं ठीक हूँ, बस गलती से मैंने इसी जगह पर जोर डाल दिया। मयूरी ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, पक्का आप ठीक है ना? दरअसल मयूरी को लगा कि अहान उसे दर्द ना होने का झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उसके सामने दर्द नहीं होता और इसलिए वो बात साबित करना चाहता है। उसे अपने इस तरह देखते हुए अहान ने कहा, मयूरी तुम मुझे इस तरह मत देखा करो, वरना अभी तो मैं फिर भी ठीक हूँ, पर अगर तुम मुझे ऐसी नजरों से देखती रहोगी तो मैं पक्का मुझे कभी ना कुछ तो हो जाएगा। यह सुनकर मयूरी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओह अच्छा, तब तो और भी बढ़िया है। फिर मैं आपके जाने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी लेकर एक यंग और हैंडसम लड़के के साथ कहीं चली जाऊंगी। तभी अहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, अगर कभी ऐसा हुआ होता तो मैं अपने साथ तुम्हें भी खींच कर ले जाऊंगा, चाहे फिर जहन्नुम में भी क्यों ना जाना पड़े। तभी बाहर से माही अंदर आ गई। उन दोनों को इस तरह झगड़ता हुआ देखकर बोली, तुम दोनों अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए हो, अभी भी मरने की बातें कर रहे हो। कम से कम हॉस्पिटल में रहकर इसकी रिस्पेक्ट तो करो। यहाँ डॉक्टर्स पेशेंट्स की जान बचाते हैं और तुम एक दूसरे को मरने मारने पर पीछे छोड़ रहे हो। फिर वहान की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसी छोटे मोटे चोटें तुम बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। पर अगर अब भी हमने उन लोगों को नहीं ढूंढा जिसने हम पर यह अटैक करवाया तो पक्का हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी बात सुनकर अहान और मेरी सोच में पड़ गई। पुलिस ने सभी गुंडों को जेल भेज दिया था और अहान की असिस्टेंट रिया भी इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन में कर रही थी और अब तक उसे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तभी अहान को कुछ याद आया और उसने मयूरी का हाथ पकड़कर थोड़ी चिंता करते हुए कहा, मयूरी क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है? चलो हम पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। मयूरी बोली, नहीं, अब मेरे सिर में दर्द नहीं, बस हल्का सा भारीपन है। एक्चुअली सुमित त्रिपाठी से मिलने के बाद मयूरी के माइंड में कुछ तस्वीरें और यादें घूमने लगी थी जो बिल्कुल रियल लग रही थी और उन्हें देखकर मयूरी को ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ उसके साथ पहले हो चुका है। सुमित त्रिपाठी की वाइफ के मरने की बात सुनकर ना जाने क्यों मयूरी के सिर में और तेज दर्द होने लगा था, पर जब अहान को हाथ पर चोट लगी तो मयूरी अहान के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। शायद इसकी वजह से अब उसके सर का दर्द कम हो गया था। मयूरी की बात सुनकर अहान ने फिर से जोर देते हुए कहा, कुछ भी हो पर तुम्हें एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। इतना कहकर अहान तुरंत बेड से उतरकर अपना कोट उठाने लगा। मयूरी फिर बोली, अहान डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है। पर अहान ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे खींचता हुआ डॉक्टर के कैबिन की तरफ लेकर जा गया। माही भी उनके साथ जाने लगी। मयूरी एक बार फिर अहान को खुद से को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अहान आपके हाथ पर चोट है और डॉक्टर ने आपको उस पर जोर डालने से मना किया है, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। फरहान उसे डॉक्टर के केबिन में ले गया। वहां एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर अपनी आंखों पर चश्मा लगाए मयूरी को चेक कर रहा था। वहान की तरफ देखते हुए बोला, क्या मिस मयूरी अक्सर इसी तरह डॉक्टर के पास जाने से मना करती है? उसकी बात सुनकर मयूरी कुछ कहती उससे ही पहले वो बोले, ट्रीटमेंट से डरकर अपनी बीमारी छिपाना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मयूरी का डर खत्म करने के लिए डॉक्टर ने उसे कुछ देर बात की। फिर वो उसकी रिपोर्ट पढ़ने लगे। काफी कुछ देर बाद वो कुछ बोले। उनके सामने बैठे अहान, मयूरी, माही तीनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे और काफी देर के इंतजार के बाद माही खुद को नहीं रोक पाई और बोली, डॉक्टर इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं मयूरी को कोई बीमारी तो नहीं? इस पर अहान तुरंत बोला, आई डोंट थिंक कि मयूरी को कोई बीमारी वगैरह है, बस इसका दिमाग खराब हो चुका है। उसकी बात सुनकर मयूरी उन दोनों की तरफ घूर कर देखने लगी। उसे ऐसे देखकर माही बोली, रिलैक्स मयूरी, हमें तो लगा था कि कहीं डॉक्टर के पास आने के डर से तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए हम दोनों तो बस तुम्हें रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अहान ने थोड़ा सीरियस होते हुए डॉक्टर से कहा, पर बात क्या है डॉक्टर? डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर अहान, मिस मयूरी का दिमाग बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और मयूरी से कहा, चेकअप से तो यही लग रहा है कि मिस मयूरी बिल्कुल ठीक है, पर उनके दिमाग में जो अजीब सी तस्वीरें और यादें घूमती रहती है उसकी वजह शायद हाल ही में हुई कोई बात है। पर आजकल आप बहुत स्ट्रेस में हैं या किसी तरह कोई परेशानी या गुस्सा। आपने जो भी मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग कुछ साल पहले चोट लगने के बाद आपकी याददाश्त चली गई, पर आपके ब्रेन की स्टडी करने पर मुझे कोई भी चोट के निशान नहीं दिखाई दिए। इसलिए मुझे लगता है कि आपके याददाश्त जाने का रीजन कोई चोट नहीं,
शायद आपके दिमाग पर ज्यादा बर्डन पड़ने की वजह से आपकी कुछ मेमोरी लॉस हो गई। मेडिकल टर्म में इसे साइकोजेनिक अमेनेशिया कहते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, आपका मतलब मुझे दिमाग की कोई बीमारी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, दिमाग की बीमारी तो बहुत बड़ा शब्द है। एक्चुअली हर इंसान में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कैपेसिटी अलग अलग होती है। यह भी हो सकता है कि जो यादें तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं वो आपकी पुरानी यादें हों। मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, मेरी पुरानी यादें? आपका कहने का मतलब है कि जो यादें और तस्वीरें मैंने देखी वो सब मेरी लाइफ में पहले हो चुका है? डॉक्टर बोले, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर अगर हम जबरदस्ती पास्ट की बातें याद करने की कोशिश करते हैं तो सारी यादें आपस में मिक्स हो जाती हैं। पर इससे आपके माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये जो बार बार आपके सिर में दर्द हो रहा है वो इसी की वार्निंग है। और वैसे घबराने की कोई बात नहीं। अच्छे से रेस्ट लेने से और माइंड को रिलैक्स करने से आपको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। मयूरी ने उससे पूछा, क्या मेरी मेमोरी जल्दी से वापस नहीं आ सकती? डॉक्टर ने उसे बताया, मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, पर आपकी कंडीशन को देखकर लग रहा है कि अगर आपको कोई सदमा लगे जो आपकी मेमोरी जल्दी वापस आ सकती है। पर एज यू डॉक्टर मैं आपको कभी भी ऐसा करने की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके दिमाग पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम पहले से भी ज्यादा बढ़ जाए। एक पॉज लेने के बाद उन्होंने फिर कहा, मिस मयूरी, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो मैं आपको कुछ दवाइयां लिख सकता हूँ। मयूरी ने मना करते हुए कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर। फिर उसने अहान का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, जब भी अहान मेरे साथ होते हैं मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। पर अहान उसकी बात नहीं सुन पाया, पर बात वैसे ही स्माइल करने लगा। मयूरी को लगा कि अहान उसका मजाक बना रहा है और उसने तेज आवाज में गुस्सा होते हुए कहा, जब तक अहान मेरे साथ सोएंगे तब तो मुझे आपकी नींद की गोलियों का असर कोई नहीं होगा। ये मुझे सोने ही कहाँ देते हैं। उसकी बात सुनकर सबने उसे हैरानी में देखा। जब मयूरी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने खुद को अहान के बाहों में छिपा लिया। तभी वहां पर रिया आई, अहान के पास आकर बोली, सर सभी गुंडों को होश आ गया। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मिस मयूरी की जान लेने के लिए ये उन्हें पैसे दिए गए थे। कुछ देर बाद फिर से उसे वीआईपी वार्ड में आ गई जहां अहान को एडमिट किया गया था। फिर रिया डिटेल्स में पूरी रिपोर्ट देते हुए बोली, सर जिन 14 लोगों ने आप पर अटैक किया वो सभी नामी गुंडे हैं। पुलिस उन्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी और उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लग चुका है, पर इन सब के पीछे मेन आदमी है उसको भी पकड़ा जा चुका है। फिर रिया ने अहान को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहा, इन गुंडों का हेड मुन्ना भाई नाम का आदमी है। उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें किसी ने मयूरी की जान लेने के लिए ऑर्डर दिया था। फिर चाहे भले ही वो बाकी लोग बच गए सर, पर आपके ऊपर उन लोगों ने तो सिर्फ इसलिए अटैक किया क्योंकि वो लोग आपको जानते नहीं थे। ये गुंडे उसी गैंग का हिस्सा थे जिन्होंने लास्ट टाइम मयूरी का एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। रिया की बात सुनकर अहान के चेहरे का गुस्सा दिखने लगा। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें इन सबके मास्टरमाइंड का पता लगा? मेरे भी रिया की तरफ देखते हुए उसका जवाब का इंतजार वेट कर रही थी। तभी रिया बोली, उस आदमी ने सिन्हा फैमिली का नाम लेकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए पैसा दिया था। यह सुनकर मयूरी ने हैरानी में बोली, सिन्हा फैमिली? सुकृति सिन्हा? मयूरी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो बोली, ये सच है कि सुकृति सिन्हा और मेरे बीच आर्गुमेंट्स हुए थे, पर उसके दिल में मेरे लिए नफरत है और वो मुझसे बदला लेना भी चाहती है। पर मुझे ये नहीं लगता कि इतनी बड़ी नामी फैमिली उसे इतना गिरा हुआ काम करने की इजाजत देगी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तब मैं सुकृति सिन्हा को जानती भी नहीं थी, तो फिर उस वक्त मुझ पर अटैक क्यों किया गया था? माही की बात भी एग्री करते हुए बोली, मुझे भी मेरी की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर सुकृति सच में इस सब की मास्टरमाइंड है तो पहले ये मेरी जान लेना क्यों चाहेगी? और क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करती है, और अगर मयूरी ने मेरे साथ देने के लिए वो मयूरी का बदला लेना भी चाहती तो उसने सिर्फ मयूरी को मारने का ही ऑर्डर क्यों दिया था? ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग किसी जाल में फंसते जा रहे थे। वो कोई भी है पावरफुल इंसान उन्हें अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हर बार उन्हें यही लगता कि वो लोग सच के बहुत करीब हैं, पर हर बार वो लोग फिर वहीं से पहुंच जाते जहां से उन्होंने शुरू किया था। तभी अचानक अहान ने कहा, सबसे पहले यह पता लगाओ कि जिस अकाउंट से उन गुंडों को पैसा दिया गया था उसका त्रिपाठी फैमिली से कोई लेना देना है या नहीं। यह सुनकर सब अहान की तरफ देखने लगे। तभी मयूरी बोली, हाँ, जिस आदमी ने भीमा को मुझ पर अटैक करने को पैसा दिया था उसने भी चंदेल फैमिली का नाम यूज किया था, इसलिए हो सकता है कि वो इस बार भी सुकृति सिंह का नाम यूज कर रहा हो। क्या लगता है आपको, आखिर किसने मयूरी को मारने के लिए उन गुंडों को भेजा था और क्यों? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 795वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी।
आहान की बात सुनकर रिया तुरंत इन्वेस्टिगेट करने के लिए चली गई। तब तक वो लोग काफी थक चुके थे। रिया के पास जाते ही माही भी खड़े होते हुए बोली, और तुम दोनों को अभी रेस्ट करना चाहिए, मैं चलती हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। पर मयूरी तुरंत उसे रोकते हुए बोली, इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं किसी को तुम्हारे साथ जाने के लिए बोल देती हूँ। मैंने पहले ही अपने डैड को कॉल कर दिया था, उन्होंने मुझे लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया है। एक्सीडेंट की बात सुनकर उन्हें भी काफी टेंशन हो गई थी और शायद वो अभी भी सोए नहीं होंगे और मेरा वेट कर रहे होंगे। तो तुम टेंशन मत लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। कहते हुए माही ने प्यार से मयूरी के गाल को खींचा और वो जैसे ही वापस उसके गाल को खींचने लगी, मयूरी थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, अब बस भी करो, तुमने ऑलरेडी इतनी जोर से मेरे गाल खींचे हैं, मुझे दर्द होने लगा है। माही ने मजाक करते हुए कहा, मयूरी हम दोनों ने कुछ देर पहले एक दूसरे की इतनी हेल्प की और अब तुम मुझे अपने चेहरे तक छूने भी नहीं दे रही, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। कहते हुए उसकी नजर आहान पर गई जो बेड पर बैठा उसे ही घूर रहा था। यह देखकर माही ने तुरंत कहा, मैं तो बस मयूरी के साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मुझे सच में लड़के ही पसंद है और अब मैं तुम्हें दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाय। इतना कहकर माही ने जल्दी से अपना बैग उठाया और तुरंत वहां से जाने लगी। लेकिन जाते जाते वो पीछे मुड़कर मजाक करते हुए बोली, वैसे एज यू फ्रेंड मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये एक हॉस्पिटल है, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करना चाहते हो तो प्लीज पहले अपना दरवाजा बंद कर लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि अहान अभी भी कुछ करने की हालात में है। उसकी बात सुनकर अहान ने साइड में रखा एक पिलो उठाया और माही की तरफ फेंकने का इशारा करते हुए बोला, गेट लॉस्ट। माही तुरंत वहां से गायब हो गई और उसके जाते ही मयूरी धीरे से अहान के पास जाकर बैठ गई। वो किसी बच्चे की तरह उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। उसने कसकर पकड़ा हुआ था और उसे सिल्की बाल अहान के चेहरे को छू रहे थे। तभी अहान ने खुद पर कंट्रोल करते हुए मयूरी से कहा, मयूरी मुझे तुम्हारे हक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर तुम ऐसे ही मेरे गले लगे रही तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक बिना कुछ करे वैसा किए खुद पर कंट्रोल रख पाऊंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हल्का सा उसके कंधे पर पुश करते हुए कहा, क्या अहान, आप कभी भी नहीं सुधर सकते, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए वही कीजिए और ये फालतू के आइडियाज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक दूसरे के लिए बने थे। तभी अहान ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा बाबा मैं ऐसा नहीं करूंगा, सब कुछ तुम ही कर लेना। इस पर मयूरी नाराज होते हुए बोली, डॉक्टर ने भी मुझे रेस्ट करने को कहा है और आपकी हरकतों को देखकर मुझे लगता है कि मैं आपके साथ इस बेड पर सो नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं दूसरे बेड पर चली जाती हूँ। वह जैसे ही वहां से जाने लगी, अहान ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अहान को लगा कि मेरी खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करेगी, पर वो तो अभी भी उसके पास ही बैठी सोच रही थी। अहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? मयूर ने कहा, जो भी आज हुआ वही सब। उसने लाइट ऑफ कर दी। उसने अहान को हक करते हुए कहा, आपको डॉक्टर की बात याद है? उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में वो सब तस्वीरें और याद इसलिए घूमती हैं क्योंकि मेरी यादाश्त धीरे धीरे वापस आ रही। पर जब हम सुजल के पुश्तैनी घर गए थे तभी मुझे वो सब यादें और तस्वीरें ज्यादा दिखाई दे रही थी। मेरी अब भी उस पुश्तैनी घर के बारे में सोचती थी, मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती थी, इसलिए अभी भी उसने अहान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ सेकंड रुककर वो फिर बोली, मैं इन सब का सच जानने के लिए बिना ऐसे नहीं मर सकती, मुझे कैसे भी करके इन सब का सच पता लगाना ही होगा। अहान क्या हम एक बार सुजल के पुश्तैनी घर चले? हमने जो क्लाइडोस्कोप में पासवर्ड ढूंढा था, मैं उसे वहां पर जाकर ट्राई करना चाहती हूँ, क्या पता हमें वहां पर कुछ पता लग जाए। इस पर अहान ने कहा, ठीक है, पर मयूरी अगर तुम मर गई तो मैं कहीं फिर से सिंगल ना रह जाऊं, और उससे पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो तुम अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ नहीं डालोगी और ना ही जबरदस्ती उन पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करोगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा दिमाग पर जरा भी जोर पड़े और तुम पागल हो जाओ। मयूरी तुरंत बोली, अगर मैं पागल भी हो गई तो क्या आप मुझे फिर से प्यार करेंगी? वो अपने मन में सोच रही थी कि अहान उसकी बात सुनकर प्यार से उसे गले लगाकर कहेगा, हाँ मैं तुमसे प्यार करूंगा। लेकिन अहान ने तुरंत उसके सिर को हल्का सा पुश करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल लड़की को अपनी फियांसे बनाऊंगा? वो मेरी को कसकर अपने गले से लगाकर प्यार से बोला, अगर तुम पागल हो भी गई तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए जरा भी कम नहीं होगा, और फिर हम एक नन्हे से पागल को भी इस दुनिया में जन्म ले आएंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी मन ही मन बोली, मिस्टर राजादा लगता है आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बस ये मीठी मीठी बातें करके ही खड़ा की है, और वैसे इस वैडो की शक्ल देखकर कौन कहेगा कि ये इतनी प्यारी बातें भी कर सकता है। तभी अहान ने धीरे से उसके कान में कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो हम अभी से उस नन्हे मेहमान को लाने की कोशिश कर सकते हैं।
मयूरी उसकी बात सुनकर शर्मा गई। वहीं दूसरी तरफ त्रिपाठी मेंशन में चारों तरफ किसी शाही महल की तरह लाइट्स जगमगा रही थी। गार्डन कलरफुल फूलों से खिला हुआ था और लॉन के बीच में से एक सुंदर सा फाउंटेन लगा था, जहां से बहते हुए पानी की आवाजें आ रही थी। लिविंग रूम में सुमित त्रिपाठी का एक बड़े से काउच पर बैठे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आया और बोला, सर ये मयूरी के सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। असिस्टेंट को दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को देखते ही वो बोले, यहाँ मयूरी के 20 साल पहले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। असिस्टेंट ने तुरंत कहा, यस सर, कोई नहीं जानता कि मयूरी अचानक सूरत कैसे आ गई। ऐसे लगता है कि जैसे वो रातों रात जादू से वहां आ गई हो। और उसके बारे में ये बस यही पता लग पाया है कि उसने एक नर्सिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो राजदा मेंशन में नर्स बनकर आई थी। इस वक्त तो शनाया ज्वेलर्स में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर है और वह साथ ही अहान राजदा की फियांसे भी है। हालांकि इस बात को उन्होंने पूरी तरह पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है। बिजनेस इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जो अहान राजदा का नाम नहीं जानता हो। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इतनी कम उम्र में इतनी आगे बढ़ चुका था और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुका था। अहान के बारे में हमेशा यही कहा जाता कि वो हमेशा लड़कियों से दूर रहना पसंद करता है, पर जब मिस्टर सुमित ने अहान को मयूरी को इतनी परवाह करते हुए देखा तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अहान मयूरी को सच में बहुत पसंद करता था। पार्टी लॉन्ज में भी वो उनके सामने लगातार मयूरी का हाथ पकड़कर ही बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मंगेतर को नहीं बल्कि किसी बेशकीमती नगीने को संभाल कर बैठा हो। सुमित त्रिपाठी को यह बहुत अजीब लग रही थी कि मयूरी जो बस एक मामूली सी नर्स थी, वो अहान राजदा जैसे इतने बड़े बिजनेस टाइकून की फियांसे कैसे बन गई। सुमित त्रिपाठी उस डॉक्यूमेंट में लगी मयूरी को फोटो को देखकर बड़े ध्यान से देखने लगी। वो फोटो तब की थी जब मयूरी ने अपना नर्स का कोर्स पूरा किया था। मयूरी उस फोटो में बहुत सुंदर दिख रही थी और ना जाने क्यों पर मिस्टर सुमित को उस फोटो को देखकर एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। वो बार बार उस फोटो पर हाथ फेर रहे थे। तभी वहां पर संकेत आया। उसे देखकर सुमित त्रिपाठी ने भारी आवाज में कहा, तुम आ गए। संकेत ने अपना सिर झुकाते हुए सुमित त्रिपाठी से कहा, जी चाचा जी। संकेत बहुत गिने चुने शब्द बोलता था। उसे देखकर ऐसे लगता था कि जैसे वो कोई रोबोट बिना किसी इमोशन की बात कर रहा हो। मिस्टर सुमित उसकी आदत हमेशा से जानते थे और उन्होंने नौकर को उसके लिए चाय लाने को कहा तो संकेत ने कहा, नहीं चाचा जी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ बस दादाजी की दवाई लेने आया था। यह सुनकर मिस्टर सुमित ने उसे चाय के लिए फोर्स नहीं किया। फिर वह संकेत की तरफ देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि तुम होटल में मयूरी से मिले थे। तुमने इस बारे में अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? संकेत ने तुरंत कहा, मैं पहले उसे नहीं जानता था। मिस्टर सुमित ने फिर कहा, क्या तुम मयूरी से मॉल में भी मिले थे? मैंने सुना है तुमने उसे बचाने के लिए सुकृति सिन्हा से सारी अमाउंट पे करवाई। वह तुम वैसे भी कभी इस तरह के मामले में नहीं पड़ते। उसकी बात सुनकर संकेत ने उन्हें तुरंत जवाब नहीं दिया और उनकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बात से नाराज हो। फिर वो धीरे से बोले, चाचा जी, आप जानते हैं कि सिन्हा फैमिली पिछले 2 सालों से बिजनेस कोलैबोरेशन की वजह से हमारा कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वो लोग अपनी उल्टी सीधी हरकतों से हमारी फैमिली का नाम भी खराब कर रहे हैं। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो सिन्हा फैमिली हम इसी तरह हमारा फायदा उठाती रहेगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर सुमित कुछ नहीं बोले और कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सर्वेंट से कहा कि वो संकेत को दादाजी की दवाई लाकर दे दे। कुछ देर बाद जब दवाई का बॉक्स लेकर संकेत वहां से जा रहा था, तब मिस्टर सुमित ने उससे कहा, डैड की तबीयत अब कैसी है? उन्हें कहना कि मैं कल उनसे मिलने आऊंगा। संकेत ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर सुमित ने अपने असिस्टेंट से कहा, क्या तुमने कभी यह बात नोटिस की कि जब से डैड की तबीयत बिगड़ी है तब से संकेत पहले से भी कम बातें करने लगा है? असिस्टेंट ने स्माइल करते हुए कहा, सर आप कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। संकेत सर तो बचपन से ही ऐसे हैं और जिन लोगों को जानते हैं वो उनसे फिर भी बात कर लेते हैं, पर जिन्हें वो नहीं जानते वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। मिस्टर सुमित बोले, हाँ सही कहा तुमने। वो हमेशा सब कुछ अपने दिल में ही रखता है, इसलिए डैड को भी उस पर बहुत दया आती है। वो हमेशा अपने ही उसको साथ रखते हैं। इतना कहकर वो स्माइल करने लगे। फिर वापस से मयूरी की फोटो देखने लगे। अगले दिन हॉस्पिटल में पूरी नींद लेने के बाद मयूरी काफी अच्छा महसूस कर रही थी। जैसे वो जगी, वो अपने आसपास से अहान को ढूंढने लगी, पर वो बेड पर नहीं था। उसे ना पाकर वो तुरंत उठकर बैठ गई। जैसे उसने अपना सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखा, अहान काउच पर बैठा हुआ था और वहां पर एक सुंदर नर्स अहान की चोट की पट्टी बदल रही थी। इतने सुंदर नर्स को अहान के इतने करीब देखकर मयूर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
वो उस नर्स को घूर कर देखने लगी। वो नर्स पट्टी बांधते हुए बीच बीच में उसके हैंडसम चेहरे को देखकर शर्मा रही थी। अहान इस बात से अनजान अपने फोन में कुछ बढ़ रहा था, तभी उसे मयूरी के जागने का एहसास हुआ और बहुत प्यार से उसकी तरफ देखकर बोला, मयूरी तुम जाग गई। पर मयूरी को उस नर्स को पहले देखकर ही जेलियस हो रही थी। वो तुरंत बेड से उतरकर नंगे पांव अहान के पास आते हुए बोली, अगर आपको पट्टी ही चेंज करवानी थी तो मुझे क्यों नहीं कह देती? क्या आप भूल गए कि मैं भी एक नर्स हूं? इतना कहकर वो अपने मन में बोली, अगर मैंने आपको पट्टी की होती तो कम से कम ये आपको पट्टी बांधने के बहाने इस तरह आपको नहीं घूरती। मयूरी को लग रहा था कि अहान यह बात समझ जाएगा कि उसे उस अनजान लड़के से जलन हो रही है, पर अहान ने तो उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, ध्यान से, फर्श थोड़ा ठंडा है, पहले जाकर अपने शूज पहनो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी तक पूरी तरह से नींद से नहीं जागी हो। जाओ जाकर और थोड़ा सो लो, जब तुम अच्छे से जग जाओगी तब हम बात करेंगे। यह सुनकर मयूरी को इतना गुस्सा आ गया कि उसे मन किया कि वो जूते उठाकर उस नर्स पर के सिर पर मार दे। क्या अहान समझ पाएगा मयूरी के मन की बात? अब कैसे मनाएगा अहान मयूरी को? क्या मयूरी अपनी फैमिली के बारे में पता लगा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर सर्च करें @सुकून एफएम। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हमारे प्रोमो और ट्रेलर है, उसको देखकर बताइए कि आपको कहानी का क्या समझ में आया और हमें कहानी जल्द से जल्द कब शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी जल्दी खत्म होने वाली है। तो मैं नई कहानी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस कहानी को प्यार दिया उसी तरीके से हमारी नई कहानी को भी प्यार देंगे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे नए चैनल सुकून एफएम को।